सो व्हाट you're about to see is the most complete work जो आप YouTube स्पेस पे देख सकते हैं DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के हवाले से। किस डीलर के साथ आपको काम करना चाहिए, प्लॉट विजिट्स करते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जब आप एग्रीमेंट्स कर रहे होते हैं, बयाने दे रहे होते हैं, तो किन डॉक्यूमेंट्स को पहले आपको देखना चाहिए, ट्रांसफ़र्स में जो है कितना टाइम लगता है, यहाँ पे कितनी किस्म के गवर्नमेंट टैक्सेस आप पे करते हैं और वो कितने होते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, ट्रांसफ़र के दिन क्या होता है, जब आप पोजेसन बाद में अप्लाई करते हैं तो आपको कितने अखराजात जो हैं वो बेयर करने पड़ते हैं जो आप DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद को देते हैं, टोटल पोजेसन हासिल करने में, प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन एक्चुअली स्टार्ट करने में तमाम प्रोसीजर्स क्या होते हैं, उसके बाद जब आप घर यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ की ज़मीन कैसी है, किस किस्म के फाउंडेशन जो हैं वो आपको अपने प्लॉट के नीचे बनानी पड़ती हैं, घर बनाने से पहले हर एक स्टेप पे, फाउंडेशन पे, ग्रे स्ट्रक्चर पे, फिनिशिंग पे कितने कितने आपके पैसे जो हैं वो लग रहे होते हैं, ये तमाम डिटेल्स आप इस 60 मिनट मैराथन वीडियो में हासिल कर सकते हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय द व्यू एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। इनाम भाई, बायर सेल बयाना करने लगे हैं, क्या स्टेप्स हैं, क्या एहतियात करनी चाहिए दोनों को? बयाना करने से पहले बहुत ज़रूरी है नए बायर के लिए कि उसे रजिस्टर्ड डीलर के साथ डील मेच्योर करनी है, अथराइज डीलर जो DHA का रजिस्टर्ड होगा उसके साथ, और उसके लिए रजिस्टर्ड डीलर कार्ड होता है वो देख ले DHA का, ठीक है। उसकी वजह ये है कि अथराइज डीलर जो DHA का होगा वो सबसे पहले कोई हैंकी फैंकी नहीं कर सकेगा, दूसरा उसे सारे प्रोटोकॉल्स पता होंगे, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी, वो आपको फ़ौरन प्रोवाइड कर सकता है वो उसके लिए। उसके बाद जो है ना आपने अगले प्रोसीजर की तरफ जाना है। नंबर 2 जो ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करें आप एक अथराइज डीलर के साथ एक प्लॉट देखने जा रहे हैं, आपने फाइनलाइज एक लिस्ट फाइनल कर लिया कि 2 प्लॉट देखने हैं, 3 प्लॉट देखने हैं, आपने डीलर से ये रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे कम से कम अलॉटमेंट लेटर की जो है ना वो पिक्चर दिखा दो, ठीक है। अगर पिक्चर वो होता है कि वो पिक्चर लोग नहीं दिखाते प्राइवेसी की वजह से कम वो एड्रेस आपने देखना है, कटिंग पेपर हम कहते हैं कि पेपर भेज दो, कटिंग भेज दो, ठीक है। उस जिस पे प्लॉट, स्ट्रीट, सेक्टर लिखा हुआ हो कि आप जो प्लॉट देखने जा रहे हैं आया वही नंबर है। वो इसलिए ज़रूरी है कि ये पठवार का एरिया है रावलपिंडी इस्लामाबाद, ठीक है। उतार चढ़ाव, खाई वाले प्लॉट, स्लोपी प्लॉट, बेसमेंट वाले हो गए, टीले वाले प्लॉट हो गए, ठीक है। ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। DHA लाहौर या कराची वाला नहीं है जहाँ पे आपको लेवल एक ही गली जो है ना 100 प्लॉट, 20 प्लॉट, 25 प्लॉट जो है वो एक जैसे ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना, फ़र्ज़ करें आप 10 नंबर प्लॉट देखने जा रहे हैं, वो प्लॉट सॉलिड है, और जब आप वो पहले लेटर नहीं देखते, बाद में जब आते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो 12 नंबर प्लॉट है और 12 नंबर प्लॉट में कोई टीला खड़ा है या वो स्लोपी प्लॉट है, बेसमेंट प्लॉट है, तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। नहीं, आप सबसे पहले आपने वो देखना। आप सही कह रहे हैं, डीलर की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अक्सर लोग मैंने देखे हैं जो साफ तौर पे घर बनाने के माइंडसेट से आ रहे होते हैं, वो बकायदा इमेजिन करते हैं, हाँ, उन्होंने पूरा कि मेरा घर यहाँ पे बना हाँ, हुआ है, मैं यहाँ जाऊँगा, बैक गली में ये है, तो वो अगर आप कोई और प्लॉट दिखा दें तो आई थिंक लीव्स अ बैड टेस्ट इन द माउथ। हर बंदे ने अपना बजट जो है ना स्केड्यूल किया हुआ होता है कि यार मैंने बेसमेंट नहीं बनानी, ज़्यादा खर्चे वाला प्लॉट नहीं लेना, पटवार में सीधे ख्याल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग वैसे नाम भी लोग क्यों, डीलर, ये मुझसे भी अक्सर कस्टमर पूछते हैं, आप बताएं आपकी क्या टेक है इस मैटर पे, लोग नंबर आगे पीछे क्यों करते हैं? जहाँ पे जाज़िब भाई मार्केट में अच्छे लोग होते हैं, सिर्फ रियल एस्टेट नहीं बाकी भी अच्छे लोग होते हैं, वहाँ पे बुरे लोग भी मौजूद होते हैं। तो हम लोग इसलिए डीलर जो हैं वो एक नंबर आगे पीछे करके बताते हैं कि एक तो प्राइवेसी होती है, एग्जैक्ट नंबर बताएं तो जो बुरे लोग हैं वो फ़ौरन डाटा वगैरह मार लेते हैं, डाटा मार के पहुँच जाते हैं, सेलर तक खुद अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, तो ज़रा बुरी बात होती है। रिगार्डलेस आई थिंक ज़रूरी कस्टमर एंड यूजर के लिए ज़रूरी है कि आप उसको एग्जैक्ट चीज़ दिखानी चाहिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। हमने देख ली, कटिंग देख ली, प्लॉट पसंद भी कर लिया कि भाई ये है। लोग अक्सर पूछते हैं कि, अक्सर मैंने नोटिस किया है कि प्लॉट पसंद करने के बाद ही कह देते हैं मीटिंग करा दें। मीटिंग स्टेज कैसे आती है? फाइनलाइज जब आपने प्लॉट पसंद कर लिए, ठीक है, आप एक टाइम टेबल टॉक के लिए आप टाइम सेट करते हैं, उस वक्त जाके कुछ प्रोटोकॉल्स अलग हैं वो आपने देखने हैं कि जब आप पहले आपने पेपर कटिंग देखी है, अलॉटमेंट लेटर की कटिंग देखी है, उस वक्त आपने डीलर्स को कहना है कि जी मुझे ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर, ओरिजिनल CNIC दिखाएं, और प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आपने मालिक के साथ बयाना करना है, जो अलॉटी आ रहा है जिसके नाम पे प्लॉट है, आपने उसी के साथ ही बयाना, यानी कि आपने पूरा अलॉटमेंट लेटर देखना है, पूरा अलॉटमेंट और वो ओरिजिनल ओनर लेकर आए, ठीक है। अक्सर ऐसा लोगों ने होता है कि उन्होंने लॉकर्स वगैरह में रखे होते हैं, तो वो फिर टाइम इस तरह स्केड्यूल करते हैं कि यार मैंने लॉकर से निकाल के लाऊंगा, तो फ्लॉट टाइम जो भी टेबल टॉक के लिए आप टाइम डिसाइड करते हैं, आपने वो लेटर लाजमी देखना है। लेटर पे आप वो देख लें, ओरिजिनल CNIC देख लेंगे वाकई ही बंदा है, ठीक है। उसके बाद जब आप बयाना देते हैं तो बयाने की एक फ़िक्स अमाउंट है जो टेंटेटिव, जो स्टैंडर्ड
चलता है वो 10% बयाना आपने एक डील अमाउंट का 10% आपने बयाना देना होता है, ठीक है। अगर उससे कम देंगे तो वो स्टैंडर्ड से नीचे हो जाता है, जो कि मैं कभी भी नहीं करूँगा। फ़र्ज़ करें जैसे भी रिसेंटली एक प्रैक्टिस थी जिसमें उन्होंने इंतहाई कम ना होने के बराबर बयाना दिया था, वो दरअसल पहली दफ़ा बाय कर रहे थे, फिर सेलर परचेज़र को आपस में बिठा दिया तो सेलर एग्री हो गए कि ठीक है यार, दोनों बंदे जो थे वो यूनिफॉर्म पर्सन थे, उन्होंने कहा जी ठीक है हम एग्री करते यानी कि हैं। म्यूचुअल वरना अंडरस्टैंडिंग से ये बयाने की जो डाउन अमाउंट पेमेंट कम भी अमाउंट हो है सकती है, ऊपर नीचे ज़्यादा हो भी हो सकती सकती है, है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर लेकिन स्टैंडर्ड 10% है ऑफ द डील अमाउंट। ऑफ द डील अमाउंट आपने वो आपने पे करना और होता है। कितना यूजुअल डीएचए पिंडी इस्लामाबाद में टाइम चलता है पेंडिंग अमाउंट देने के लिए, जो फाइनल अमाउंट 4 वीक टाइम जो है ना वो स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन आजकल कोशिश करते हैं कि 6 वीक या 4 जो है 8 वीक जो है ना, वो इन्वेस्टर जो है वो 6 वीक या 8 वीक की 2 months 2 मंथ्स आप रिक्वायरमेंट रखता है। लेकिन नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है वो 4 वीक होता है कि 4 वीक का आप टेंटेटिव टाइम रखते हैं, उसके दौरान आप जो है वो ट्रांसफ़र करवाते हैं। वर्किंग तकरीबन 10-12 दिन में 15 दिन में हो जाता है। अक्सर लोगों का ऐसा होता है कि यार मेरे पैसे आने हैं, मैं अपने स्केड्यूल कर रहा हूँ, हाँ तो मुझे 20 दिन लग जाएंगे, 22 दिन लग जाएंगे, तो आप उस हिसाब से 4 वीक आप टाइम लिख लें, उस दौरान ट्रांसफ़र रेडी हो जाती है। और बयाने के टाइम पे आपने जो चीज़ें सेलर से लेनी होती हैं वो सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर की कापी है, CNIC ओरिजिनल तो नहीं लेनी ना। ओरिजिनल नहीं लेना, ओरिजिनल नहीं लेना, ओरिजिनल तो मालिक के पास ही रहेगा। उसकी अलॉटमेंट लेटर की कापी लेनी है, CNIC की कापी लेनी है। उसके बाद 3 पेपर होते हैं जिसे हम NDC पेपर कहते हैं, रिक्वेस्ट पेपर कहते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ वाला पेपर होता है, NDC पेपर होता है, और तीसरा होता है अथॉरिटी लेटर। ये पेपर क्यों चाहिए होते हैं ना? ये पेपर ट्रांसफ़र को प्रोसीड करने के लिए चाहिए होता है। और इन पेपर से जो अथॉरिटी लेटर लगा होता है उसकी वो सेलर के बिहाफ पे बेसिकली मतलब सेलर इनिशिएट कर रहा है ट्रांसफर। हाँ, अथॉराइज्ड डीलर जो है वो एक हो गया प्रोसेस कर रहा अथॉरिटी लेटर, हाँ, अथॉरिटी लेटर जिसमें वो किसी अथॉराइज्ड डीलर को ऑथराइज कर रहे हैं कि आप इनिशिएट कर लो आप प्रोसीजर। इनिशिएट कर। फिर एक DHA में जो आपने स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़, हाँ वो रिक्वेस्ट फॉर ड्यूज वाला स्टेटमेंट ऑफ उसकी ड्यूज़, पर्पस क्या होता है? उसमें होता है कि सेलर के अगर कोई पेंडिंग ड्यूज़ वगैरह हैं, कोई उसके जो टैक्सेस डिटेल है वो आ जाती है, परचेजर के जो टैक्सेस ड्यूज़ है वो डिटेल आ जाती है। और ये DHA जो देता है। अगर सेलर के ड्यूज निकले मैं बायर हूँ, मेरे पे डालेंगे आप? नहीं, सेलर क्यों, वो सेलर का अलग पेज होगा, उसके ऊपर सारी चीज़ें अलग लिखी होंगी। टेबल है, हाँ, वो पे करेगा। वो पे करेगा। उसमें कोई ठीक है। अगर उसकी अगर इंस्टॉलमेंट वाला प्लॉट है तो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट रहती है, या कोई नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस हो गए, सिक्योरिटी चार्जेस हो गए, वो उसमें लग के आ जाएंगे, वो उसने देने होंगे। और FBR का टैक्स है या स्टैम्प ड्यूटी है वो उसमें लिखा हुआ होगा। DHA के फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको बता देते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपने 10% बयाना कर दिया, 4 वीक का फॉर एग्जांपल जी, टाइम कर लिया, जी। 1 महीने का, या जो भी आपने एग्री किया जो है, भी टाइम। सेलर से आपने ये तीनों कागजात साइन करा लिए हाँ, ले लें। और ट्रांसफर इनिशिएट कर ली। जब भी आपका ट्रांसफर का डेट है वो है उसके हिसाब से हो 10 दिन या 15 दिन उससे पहले। जी। ठीक है। अच्छा एक और सूरत हाल भी है, हमारे साथ हमारी अक्सर डील्स होती हैं इस तरह की, सेलर इधर नहीं है, उसमें फिर प्रायोरिटी आपने कहा होती जी कि है, सेलर को कहीं अलॉटमेंट लेटर लेके, अब सेलर बेचारा यूके बैठा है, वो कैसे है? वो फिर किसी ना किसी को ऑथराइज करता है कि यार मेरे ब्याह पे जो है ना वो आपने ये बंदा आएगा, या मैं जैसे आगे कह दूं कि जी मुझे आप मुझे फिर अपनी अथॉरिटी मुझे दिखाएंगे जो इनाम सेलर ने दी मुझे होगी। इनाम भाई ने ऑथराइज किया। जैसे हम ईमेल करवा लेते हैं कि वाइट पेपर आप हमें लिख के साइन एज पर साइन करके दें कि मैं जी इनाम को या जाजिब को ऑथराइज कर रहा हूँ कि मेरे ब्याह पे कर दे, ये साना कर वो जो है वो बयाना एग्रीमेंट साइन कर ले। फिर ऐसी प्रैक्टिस में हम ऐसा करते हैं, कोशिश हमारी ये होती है कि सेलर के नाम का प्याडर बना लेते हैं, जो ठीक है, ओरिजिनल ओनर है, जिनके नाम से प्लॉट बोल रहे हैं, उनके नाम से जो है ना वो हम बयाना प्याडर बना लेते हैं और बयाना एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। यहाँ से हम फिर जो है वो बयाना एग्रीमेंट वगैरह उन्हें TCS कर देते हैं। उसके थोड़ा सा टाइम जो है ना वो चाहिए होता है, DHL या TCS करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो लिख लेते हैं। वो जिस दिन जब वो बयाना एग्रीमेंट साइन करके वापस हमें DHL करते हैं, हम प्याडर उनके अकाउंट में लगा देते हैं। वो फिर हमें ऐसा होता है ऐसे केस में कि वो GPA भेज देते हैं या अपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, और अगर वो नहीं आ सकते नहीं तो वो कहते हैं कि ठीक है जी, जब ट्रांसफ़र रेडी होगी मुझे 2 दिन 4 दिन पहले आप बताना तो मैं आ जाऊँगा। मैं एक और चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि अगर सेलर नहीं आ सकते बयाने के लिए, ऐसा हो जाता है, वो कहते हैं आप डील स्ट्राइक कर लें, फिर मैं छुट्टियों के लिए अप्लाई कर दूंगा। हाँ, ऐसे अगर GPA नहीं है, वो खुद आना चाहते हैं, तो वो कहते हैं आप डील जो है वो लॉक कर लें। अगर उनका कोई रिलेटिव आ रहे हैं, उनके फ्रेंड आ रहे हैं, उनके फादर आ रहे हैं, कोई उनका ब्रदर आ रहे हैं, आप उनके साथ ठीक है आप साइन कर लें बयाना एग्रीमेंट। एक तो आपने कहा जी अथॉरिटी जो है वो भेजें कि जी मैं XYZ को ऑथराइज करूँ। दूसरी मैं एक और बात भी कहता हूँ, जो भी हो बायर सेलर की बेशक आप ऑनलाइन कॉल फेस टाइम करवाएं, हाँ फेस टाइम वीडियो कॉल होनी चाहिए, आप उनको देखें ज़रूर। आपने अलॉटमेंट लेटर देख लिया, आपने उस पर पिक्चर देख लिया, एटलीस्ट आप ये वाली बात कर लें कि भाई मैं एग्जैक्ट बंदे से जो ये है, दोनों के लिए सेफ एंड सिक्योर होता है कि मैं किसको प्लॉट बेच रहा हूँ या किससे मैं प्लॉट खरीद रहा हूँ। यहाँ पे फिर जिम्मेदारी होती है अथराइज्ड डीलर की, रजिस्टर्ड डीलर की। जाहिर है आपने ठीक है, रजिस्टर्ड डीलर पूरी जिम्मेदारी आपकी डील की ले रहा होता है, वो ज़रा भी एंकी मैंकी नहीं कर सकता। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात करते हो तो आप डायरेक्टली DHA में सिंपल एप्लीकेशन देते हैं, दस्ती पकड़ लेते हैं। एक और सूरत हाल भी है, बयाना एग्रीमेंट
प्लॉट बयाने पे है। ये इससे भी बायर बड़ा जाता है। इसमें मेरा नहीं ख्याल डरना चाहिए। डीलर ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं बयाने वाली चीज़ किसी को खरीद के दूँ। बयाने वाली चीज़ इसलिए होती है कि हमारा जो सर्कल है उसमें मैंने बता दिया कि मेरा बयाना है, हर बंदे के पास मालिक नहीं है। वो पता होगा कि यार ठीक है, इसने दुकान दे दी, इसका बयाना तो इसका बयाना है, या मुझे किसी ने कह दिया कि यार जी मेरा बयाना है, मैं ठीक है जी बयाने, उसमें वो पता होगा। फिर क्या उसमें ये कोशिश करनी है कि जिसका बयाना हुआ है ऑलरेडी, जिसके नाम से बयाना एग्रीमेंट साइन हुआ है, आपने उसी के साथ आपने बयाना एग्रीमेंट साइन करना है। फिर आपको सेलर के साथ मिलने की जरूरत नहीं है, और वो अगला बंदा फिर ऑथराइज्ड होना चाहिए। मार्केट में हम बैठे हुए पता है कौन ऑथराइज्ड है, उसी के साथ हम बयाना एग्रीमेंट साइन करते हैं। मैं आपको पर्सन के साथ मैं आपको कहूँ कि मैंने बयाना नहीं किया हुआ, मेरे पास प्लॉट ओनर डायरेक्ट है, मैं आपको कहूँ जी मेरा बयाना है, मैं तो कोई भी स्टैम्प पेपर पे आपको लिख के दे दूंगा, आपको क्या पता चलना? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले होता था कि स्टैम्प पेपर आपको ओपन बयाना एग्रीमेंट मिल जाता था, चीज़ें अब नहीं मिलती। अब आपको बायोमेट्रिक चाहिए होती है, मस्ट स्टैम्प पेपर। फिर एक और बात भी है कि जो हमारे सर्कल में जो बड़े डीलर हैं, वो अगर हमें आवाज लगा दें कि भाई मेरा बयान है, हमें पता है, उनके पास ना बैकअप होगा, कच्चा नहीं खेलते। पुराने जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं वो कच्चा नहीं खेलते। अगर उन्होंने कह दिया भी मेरा बयान है तो भाई है, हमें पता है उनका बयान है, और मैं भी कंफर्टेबल होता हूँ अपने कस्टमर्स को उनके साथ। अगर उनके पास कोई पैसी प्रॉपर्टी बयाने पे है जो उनको पसंद आ गई, मैं भी कंफर्टेबल होता हूँ कि भाई इन्होंने बयाना किया है। फिर यहीं पे वो ऑथराइज्ड डीलर आ जाता है। ऑथराइज्ड डीलर होना जरूरी है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। तीनों जो हालतें हैं, बेशक आप ओनर के साथ वो पूरी डील का जिम्मेदार होता है, बयाने होल्डर के साथ कर रहे हो या आप किसी XYZ रिलेटिव के साथ कर रहे हो, जरूरी है कि आप एक ऑथराइज ट्रस्टेड इंडिविजुअल के साथ जो DHA के बारे में जानता हो, जो वर्किंग हो। ठीक है। इनाम भाई बयाना दे दिया 10%, महीने का टाइम दे दिया, एवरीथिंग इज डन, स्टैम्प पेपर मेरे पास है, मैं बायर हूँ, मेरे पास अलॉटमेंट लेटर की कॉपी है, आपकी CNIC की कॉपी है, अब आगे क्या होना है? आपने वही जो 3 पेपर रिक्वेस्ट पेपर बताए हैं, वो प्रोसीजर है। ऑथराइज्ड डीलर जो है उसको पता होता है किस तरह ट्रांसफर करवानी है। अलॉटमेंट लेटर की कॉपी, सेलर परचेजर के ID कार्ड की कॉपी, ये सब DHA में स्टैंडर्ड होंगी। चौथे 5वें दिन स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज मिलता है, ठीक है, टैक्सेस जमा कराता है जो लड़का ऑथराइज्ड होता है, जो ट्रांसफर करवा रहा होता है, ऑफिस ने रखा ऑथराइज्ड डीलर रखा होता है, ठीक है। वो उसको पता होता है किन किन स्टेप से गुजरना है। वो सारे एफिडेविट्स वगैरह वो रेडी करके, सारी ट्रांसफर रेडी करके बताता है जी ये ट्रांसफर रेडी होगी। ट्रांसफर रेडी होती है, जिस दिन ट्रांसफर होती है उस दिन परचेजर के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, होता है एक मेंबरशिप फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स ब्लू बैकग्राउंड के साथ, सिविल कपड़ों में, अक्सर यूनिफॉर्म। पहले होता था यूनिफॉर्म पर्सन अगर हाजिर ड्यूटी है बंदा तो वो अपनी यूनिफॉर्म में पिक्चर लाता था, अब वो कहते हैं सिविल लेकर आए, सिविल कपड़ों में 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर लेकर आनी है। यानी कि बेशक अगर आप फौजी भी हैं तब भी आपने सिविल कपड़ों वाली लेके आनी, और ओरिजिनल CNIC लेके आना है। सेलर इसी तरह ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर लेकर आता है, ओरिजिनल CNIC लेके आता है। DHA की ट्रांसफ़र प्रोसीजर ऐसा है कि अगर आपका खुदा न खास्ता CNIC किसी वजह से एक्सपायर है, आप ट्रांसफ़र के लिए आ जाते हैं सेलर के लिए, तो आपको ट्रांसफ़र नहीं होती, बकायदा बायोमेट्रिक होती है। हाँ, अभी बायोमेट्रिक किया जाता है, इसी वजह से बायोमेट्रिक ये बंदा आया भी हुआ है, आया हुआ है। ठीक है। एक चीज़ उसमें ऐड करना चाहूँगा, ट्रांसफ़र और बयाने के बीच में जो प्रोसीजर है उसमें बायर ने, आप बताएं क्या क्या पे करना है और सेलर ने क्या क्या पे करना है, वो हेड्स क्या हैं जो आपने कहा ना ड्यूज निकल रहे हैं, लोगों को नहीं पता ड्यूज में क्या है। सेलर के ड्यूज में आ जाता है किसी ने प्लॉट लिया हुआ है, ठीक है, और वो सेल कर रहा है, स्टेटमेंट उसमें नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस आ जाएंगे। अगर इंस्टॉलमेंट वाला प्लॉट है तो पुराने इंस्टॉलमेंट कोई अगर कोई पेंडिंग है वो लग के आ जाएगी, कोई सरचार्ज है वो लग के आ जाएगा। ये बायर पे तो नहीं है ना? ये बायर पे नहीं है, सेलर नहीं पे करना, सेलर का अलग स्टेटमेंट होती है, ठीक है, उस पे लग के आ जाएगा, सिक्योरिटी चार्जेस लग के आ जाएंगे। वो एक ब्रेकडाउन बना होता है, हाँ एंड पे नहीं, जीरो भी होता है, नील भी होती है स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है, नील भी होती है, और वो एंड पे टोटल ग्रैंड टोटल हुआ होता है, वो सेलर ने पे करना होता है, प्लस 236C पे करना होता है सेलर ने। और अगर उनको 1 साल के बाद बेच रहे हैं, जो 7E की रिक्वायरमेंट होती है, सर्टिफिकेट डिक्लेयर की होती है, एग्जाम्पशन या डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, वो चाहिए होता है और आप हो जाते हैं। इसी तरह परचेजर की तरफ आते हैं तो परचेजर के पूरा ब्रेकडाउन आखिर में जो ग्रैंड टोटल होता है कनाल के प्लॉट के 1,91,000 रुपये होता है, जिसमें मस्जिद फीस, मेंबरशिप फीस, DHA की डॉक्यूमेंटेशन, नए मेंबर बन रहे हैं तो आप नए, हाँ उसके लिए, और यहाँ पे हर नए प्लॉट के लिए नया चाहिए होता है। ये बात आपने सही की, इसमें लोगों को आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि DHA इस्लामाबाद में 100 प्लॉट लें, 100 दफ़ा मेंबरशिप देंगे, पे अच्छा, वो मेंबरशिप फी दे रहे हैं जिसमें सारी चीजें चार्जेस हैं, और उनके भी टैक्स हैं, उसके टैक्स होते हैं। 236K देना होता है, विदहोल्डिंग टैक्स 236K, जिसकी आजकल जो है वो 1.5%, 1.5 सेलर का भी बता दें, सेलर की 4.5% फाइलर के लिए, ठीक है। नॉन फाइलर को हम डील ही नहीं करते ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते पाकिस्तान में, ठीक है, तो इसलिए हमें पता भी नहीं है कि नॉन फाइलर कितना देता है। वैसे मेरा ख्याल है 11.5%, 10.5% बायर के लिए, अच्छा, और सेलर के लिए मेरा ख्याल है 11.5, ठीक है, 11.5 या 7 है तकरीबन, इसी नहीं अभी है मेरा एक्सपीरियंस, जो अभी चेंज हुआ है 11.5 है।
तो बायर बेसिकली DHA मेंबरशिप फी दे रहे हैं जी, 236 के विदहोल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, और जो डीलर प्रोसेस कर रहा होता है उसके चार्जेस आप पे करते हैं। ये 3 हेड्स हैं जी बायर के। सेलर दे रहे हैं जी अगर कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ है, कोई इंस्टॉलमेंट है, सरचार्ज है, कुछ भी है, वो आपने देना है, उसका हम नहीं बता सकते कि क्या पक्का सम होगा। और आपने 4.5% ऑफ द सरकारी वैल्यू, FPR वैल्यू, ऑफ द FBR वैल्यू, वो हर फेज की अलग होती है। हाँ, और आपने FPR वैल्यू और DC वैल्यू जो स्टैम्प ड्यूटी बैंक ऑफ पंजाब में भी होती है, वो दोनों डिफरेंट वैल्यूज होती है। वो तो पिंडी के साइड अगर DHA रावलपिंडी में आएगा तो स्टैम्प ड्यूटी भी ऐड हो जाएगी। पिंडी में कौन कौन सा? DHA फेज़ 1 आधा पिंडी में, आधा इस्लामाबाद में, फेज़ 2 पूरा इस्लामाबाद है, फेज़ 3 पिंडी में है, फेज़ 4 पिंडी में है, फेज़ 5 इस्लामाबाद है, फेज़ 6 पिंडी में है, फेज़ 7 पिंडी में। हालांकि 5 वो जो टैक्स डिवीजन है, वो जोन है जो इस्लामाबाद के, वो पिंडी की जुरिस्डिक्शन, वहाँ पे आपने एक एडिशनल चीज भी देनी होती है बायर में, स्टैम्प ड्यूटी और TMA, लोकल गवर्नमेंट का टैक्स, वो DC रेट्स के मुताबिक। DC रेट। अच्छा, ये सारी चीजें मैंने दे दी, तो मुझे भाई कोई सबूत भी चाहिए मैंने दिए हैं कि नहीं? ये सारे टैक्सेस जमा करवाने के बाद वो लड़का जो भी जमा करवा रहा होता है वो करवाता है, ओरिजिनल जितने चालान्स हैं वो सारे सिलेंडर कर देगा DHA में, और हमें 2 घंटे 3 घंटे बाद NDC मिल जाती है, नो डिमांड सर्टिफिकेट, कि डी के सेलर बायर ने टैक्सेस फाइनेंशियल क्लियरेंस होगी है जी। फाइनेंशियल के साथ साथ जब ये ट्रांसफर चल रही होती है, जब हम रिक्वेस्ट पेपर सबमिट करते हैं, उसके दौरान ही 3-4 डिपार्टमेंट में आपके डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन उनकी मेल चल रही होती है। रिकॉर्ड है, टाउन प्लानिंग है, बिल्डिंग कंट्रोल है, फाइनेंस है, वो चल रही होती है, लीगल है कि इसमें कोई किसी किस्म का इशू तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई केस ना हुआ हो, हाँ कोई केस ना, कुछ भी इन केस सेलर के साइन मैच नहीं कर रहे CNIC के साथ, तो वहाँ पे भी पहले स्टेप पे ही आपकी रुक जाती है कि भाई ये फेक NDC आपने खुद साइन की हुई है। ये बड़ी अच्छी बात है वैसे। देखें, मैं कहीं भी आपका 2 नंबरी वाला आंसर शामिल नहीं होता कि अगर देर जरूरी है, उसमें आपकी एहतियात हो रही होती है, क्योंकि एक प्लॉट कितने डिपार्टमेंट से गुजर रहे हैं, आपको नहीं पता कि मैंने प्लॉट लिया, मैंने लोन लिया उसके अगेंस्ट, मैंने कहीं प्लेज करा दिया है, किसी किस्म का इशू है ना, वो पे DHA जिम्मेदारी ले रहा है कि वो इस चीज को आपको क्लियर करके देगा। इसीलिए हर चीज में टाइम लगता है, तो अक्सर लोग बड़ी जल्दी में होते हैं। कोई इशू ना होना तो वर्किंग आप कह लें 8 दिन लग जाते हैं, 8 से 9 दिन। फिर भी मेरा ख्याल है तसल्ली से काम करना चाहिए, लेट द ड्यू प्रोसेस टेक्स इट्स वे, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमारी ट्रांसफर वाले दिन हम आ गए, हमने POs दे दिए, POs देने, सेलर ने भी ले लिए, ठीक है। बायोमेट्रिक होगी, आगे क्या हो रहा है? बायोमेट्रिक होती है, वही ट्रांसफर रिकॉर्ड में आप बयान के लिए जाते हैं, साथ वो लड़का इतनी देर आपका ट्रांसफर सेट जहाँ आपने साइन किए हैं, जितने एफिडेविट लगे हैं, जो टैक्सेस जमा कराए हैं, पूरा सेट आपको रेडी करके वो आपको देता है। जैसे ही आप ट्रांसफर रूम से बाहर आते हैं, सेट आपको ट्रांसफर सेट दे देगा जहाँ आपने साइन किए होते हैं, जो एफिडेविट्स वगैरह सिलेंडर किए होते हैं DHA में, और साथ आपको परचेज़र को DHA एक वो दे देता है, रिसीविंग दे देता है अलॉटमेंट लेटर कलेक्शन के लिए। वो तकरीबन 15 से 21 दिन के दरमियानी टाइम होता है वर्किंग, उसके दौरान आपको अलॉटमेंट लेटर रेडी हो जाता है, वो आप रिसीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, आप सब लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जब आप लोग डील करते हैं, बायर सेलर हम लोगों की प्रैक्टिस है, ट्रांसफर सेट की कॉपीज आपने जरूर, हाँ वो बहुत ज़रूरी होती है, वो आपको टैक्स फाइल रिटर्न करने के लिए, आपके रिकॉर्ड के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता ये चीज़ें, ये फाइल आपके पास होनी चाहिए जिसमें ईच एंड एवरी, और जो अच्छा लोग करवा रहे होते हैं वो प्रैक्टिस है ऑटोमेटिकली हमारी, क्या वो आपको वंस अगेन आई थिंक लेसन इज लाउड एंड क्लियर कि आपको एक अच्छे बंदे के साथ काम करना चाहिए, ठीक है, रजिस्टर्ड के साथ, ठीक है। अच्छा इनाम भाई, घर बनाना है, अब मैंने प्लॉट तो ट्रांसफर करा लिया है, बस 4 दीवारी कर दूं जाके? ये आपको टॉक XYZ में तो नहीं रह रहे, DHA में रह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं, एक दफ़ा हुआ मेरे साथ, एक बायर थे, उन्होंने प्लॉट लिया, उन्होंने कहा कि यार मैं अब जाके 4 दीवारी कर लूँ। बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप, वहाँ पे एक पत्थर भी आगे पीछे नहीं कर सकते। देख तो सकता हूँ ना? हाँ आप सिर्फ देख सकते हैं, खड़ा भी हो जाऊँ, हाँ खड़े भी हो जाए, इसीलिए नहीं बेलचा नहीं लगा सकते। इसीलिए जब सेलर बेचता है तो उसमें वो सारी चीज़ें चेक हो रही होती हैं कि यार इसने अगर साल के अंदर बेचा है या साल के बाद बेचा है, इसकी सिक्योरिटी चार्जेस कितने आए हैं, नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस, वो इसी चीज़ के होते हैं कि वो क्यों लगे हुए हैं, कितना अरसा बंदे ने प्लॉट रखा, वो सारी चीज़ें अपने फाइनेंस जो तरीका है DHA को चेक कर रहा है। अलॉटमेंट लेटर भाई मैंने रिसीव कर लिया, ठीक है, 15-20 दिन लग गए मुझे तकरीबन। जल्दी लेना तो क्या होगा? अर्जेंट फीस है, सेम डे अगर आपने लेना है, सुबह 10 बजे आपकी ट्रांसफर हुई है, शाम को आपको लेटर चाहिए, 30,000 की अर्जेंट की फ़ीस होती है। वो सेम DHA पिंडी इस्लामाबाद जो भी वो बताएंगे, आपने पे ऑर्डर बना के सबमिट करवाना है, और अगर आपको 3 दिन बाद चाहिए वो आपको 15,000 रुपये फ़ीस होती है उसकी अर्जेंट की। अब अलॉटमेंट लेटर मेरे पास है, घर बनाना है मैंने, अभी क्या करना है? आपको पोजेशन अप्लाई करनी है, पोजेशन साइट प्लान अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अलॉटमेंट लेटर की कापी, CNIC की कापी चाहिए होगी। इस वक्त जो हेड ऑफिस में नीचे बेसमेंट में जाएँ तो अलमन काउंटर पे सादिक भाई बैठे हुए हैं, इनको नाम पता है सारे, 10 नंबर काउंटर पे, ठीक है। उनके पास वो आपको 2 साइट प्लान के फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म फिल करके उसमें सिंपल आपका मेंबरशिप नंबर
और प्लॉट का एड्रेस होता है, वो आप साइन करके आप उनको देंगे, वो उसी टाइम जो है ना वो पोजीशन चार्जेस का चालान बनाएंगे। चालान बनाने के बाद चालान तकरीबन 1 कनाल की फ़ीस होती है कोई 1,80,000 से 2 लाख के करीब। वो चालान आपने सबमिट करवाना है। इसके लिए मुझे डीलर की ज़रूरत है? नहीं, इसके लिए डीलर की ज़रूरत नहीं होती, चाहे तो कर सकता हूँ। चाहे तो आपकी मर्जी है। इसके लिए डीलर से ये सारा प्रोसीजर लोग खुद करते हैं, या ये चार्जेस फॉर साइट प्लान एंड हाँ। पोजेशन, ये चालान डीएचए देता है आपको साइट प्लान हासिल करने के लिए। साइट प्लान, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मस्जिद फंड चूंकि पे कर दिया हुआ है, हाँ, लिहाजा वो जीरो है। अच्छा, इसमें साइट प्लान के बड़े पैसे लिखे हैं भाई, ऐसी क्या चीज़ है, ये क्या मिलता है? साइट प्लान में आपको प्लॉट की डायमेंशन मिलती है कि आपके प्लॉट का फ्रंट बैक साइड बैक कितना है, वो तो पता होता है ना सबको? 50-90 स्टैंडर्ड पता होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जैसे फेज 4 में कई जगह कई स्ट्रीट्स ऐसी हैं जिसके फ्रंट 49 फीट है, कुछ और भी होते हैं, कुछ और डायमेंशन, समोसा प्लॉट, हाँ इस तरह प्लॉट होते हैं। वो उसके लिए एग्जैक्टली आप 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हो सकते डीएचए के बायलाज में। आप कहीं के मौके पे जाके आपकी कुछ भी कर सकते हैं। साइट प्लान पे पूरी पिक्चर ये बनी हुई होगी। आपको प्लॉट का साइज, ये स्टैंडर्ड साइज है 50-90 का, वो आपको ये है कि ये आपको मिलता है कितने देकर भाई? तकरीबन 180 देकर, ये मिलेगा 180 दे के आपको ये आपको तकरीबन 20 वर्किंग डे में आपको मिल जाएगा। 20 वर्किंग डेज में। इसमें प्लॉट का नंबर है और किस जगह पे है, राइट लेफ्ट क्या है, 5 kg लियाकत अली खान बुलेवार्ड का XYZ प्लॉट है। इसकी साइड पे, राइट लेफ्ट पे, बैक पे कितना, कौन कौन से प्लॉट हैं, गेट किधर है और इसकी सारी तरफ डायमेंशंस कितनी है, गेट किस साइड पे है। हाँ जी, ये आपको तकरीबन 2 लाख रुपया पे करने के बाद ये तकरीबन 180 से 2 लाख के। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि भाई आप इस केस के मुताबिक आप जो है ना वो अपनी ड्राइंग जो है ना वो बनाते हैं। अच्छा, ठीक ये है, जब तकरीबन वर्किंग 20 दिन में आपको ये ड्राइंग मिलती है, ये मिलता है, ठीक है, साइड प्लान। उसके बाद जिस दिन आप ये पुट करते हैं उसके बाद 3 महीने तक का इसका ड्यूरेशन पीरियड होता है, वैलिडिटी होती है। उसके दौरान आपने जब जैसे ही साइड प्लान मिलता है, आप डीएचए के रजिस्टर्ड जो आर्किटेक्ट होते हैं उनसे आप ड्राइंग बनवा के स्टैंडर्ड करवाते हैं इन 3 महीनों के दौरान। एक चीज़ है ना, भी थोड़ा वापस जाते हैं, थोड़ा स्लो करते हैं। 20 डेज लग गए मुझे अलॉटमेंट लेटर मिलने में, तकरीबन, हाँ 20 डेज मुझे मिल गए साइट प्लान हासिल करने में, 1 महीने से ऊपर, 1 महीना 10 दिन हो गए तकरीबन। ठीक है, अब मैंने आगे क्या करना है दोबारा बताइएगा? साइट प्लान पोजीशन अप्लाई करना है, ये आ गया ना, ये मेरे पास पोजीशन अप्लाई करनी है ना, ये आ गया। साइड प्लान के बाद ये 40 डेज गुजर गए ना? हाँ 40 डेज मेरे पास अब ये 20, इसके बाद 3 महीने का टाइम है, ये 20 डेज उसमें शामिल है। अच्छा, और इसकी 3 महीने की वैलिडिटी। हाँ 3 महीने की वैलिडिटी। अगला स्टेप क्या है मेरा? आपने ड्राइंग बनवानी है डीएचए के जो रजिस्टर्ड अथराइज्ड जो हैं आर्किटेक्ट हैं उनसे। अच्छा, वो भी ऑथराइज्ड है? वो भी अथराइज्ड है। वो इस वजह से कैसे पता चलेगा? डीएचए के बायलाज के मुताबिक वो सारी ड्राइंग डीएचए आपको बता देगा कौन कौन से अथराइज्ड हैं। अच्छा, आप लिस्ट है, वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं आप, उसको पता चल जाएगा। मैं फिर किसी रजिस्टर्ड बंदे से अपनी ड्राइंग बनवाएंगे, ठीक है। उसमें वो 3 महीने का टाइम इसीलिए होता है कि उस दौरान आपने ड्राइंग सबमिट करवानी है। अथराइज जो होगा बंदा, उसको पता होगा डीएचए के बायलाज क्या हैं, उस मुताबिक जेर ज़बर पेश उनको लिस्ट से लेकर ये तक उसे पता होगा, वो सारी चीज़ें आपको। और ये ड्राइंग्स कितनी किस्म की होती हैं? डीएचए में एक ही जमा करानी है? एक ही ड्राइंग है? नहीं, एक ड्राइंग किस तरह मतलब कि जो जमा करानी है ड्राइंग, क्या मतलब? ड्राइंग में भी आगे किस्में होंगी ना। एक तो आपका ये सबसे पहले इसकी आगे क्या कहते हैं वो साइट प्लान मिलने के बाद आप बनाए आर्किटेक्चर ड्राइंग होंगी, ठीक है, कि आपका घर क्या है, क्या बनेगा, घर कमरे बाथ ये वो ETC। उसके बाद MEP की आ जाएंगी, आपका स्ट्रक्चर डिजाइन होगा, MEP के मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ये जो इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आप सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपका स्ट्रक्चर है कि आपकी कितना सरिया लगेगा, उसका होता है कि आप जब ये साइट प्लान अप्लाई करते हैं साथ साथ आप अपने प्लॉट पे वो करवाते हैं, सॉइल टेस्ट करवा लेते हैं। 3 होल्स मेरा ख्याल होते हैं, 2 होल भी होते हैं लेकिन 3 होल करवाना ज़्यादा बेहतर होता है। एक कॉर्नर से वो डायगोनल शेप में वो करते हैं, आपको बता देते हैं कि आपकी ज़मीन सॉइल क्या है, कितना बैरिंग कैपेसिटी वो है। अच्छा, उसके मेरे ख्याल सॉइल टेस्ट के बाद आपकी बेसिकली ड्राइंग्स बनती है। सॉइल टेस्ट नहीं, ड्राइंग आप बना सकते हैं लेकिन जो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर मांगेगा ना, जो स्ट्रक्चर मांगेगा, स्ट्रक्चर जो डिजाइन होता है ना उसका इनसार उसकी सपोर्ट, मतलब कि आप ये फ्रंट एलिवेशन कैसी होगी सब कुछ, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है उसके लिए सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट होना जरूरी है और इसका भी होना जरूरी है जी, सब कुछ। फिर वो आर्किटेक्ट ड्राइंग जो कर रहा है वो देखकर आपकी ड्राइंग जो है वो बनाएगा और तय करेगा कि भाई इसमें एक्स अमाउंट ऑफ सरिया, एक्स अमाउंट ऑफ एवरीथिंग जो है वो सारा कुछ डलेगा, इतना डलेगा। अच्छा, अभी तक हम जरा खर्चा भी ट्रैक कर लेते हैं ना। अभी तक हम तकरीबन 2 लाख पे कर चुके हुए हैं। ये कनाल का प्लॉट साइट प्लान, हाँ जी, साइट प्लान पे के लिए हम 2 लाख पे कर चुके हुए हैं।
ठीक है, DHA को पे कर चुके हैं, और उससे पहले हमने ट्रांसफर का खर्चा भी पे किया है। हाँ, जो भी आजकल 3.5 लाख रुपया चल रहा है जी फेज 5, ये भी डाल दे परचेजर का। अच्छा, उसके बाद अब ड्राइंग वाला जो एक्सपेंस है वो मुफ्त नहीं करेगा, उसका भी बता दें मार्केट स्टैंडर्ड। वो हर आर्किटेक्ट का अपने आपको कॉपी पेस्ट चाहिए, या आपने कॉपी पेस्ट मतलब आप गुजरते हैं फेज 2 से गुजरे या कहें यार ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है घर, छापा मार दें, हाँ ये मुझे दे दें, उसका फिर आर्किटेक्ट पैसे नहीं लेता होगा? लेते हैं, क्यों नहीं लेता होगा। हाँ, इतने नहीं लेता होगा, और मेरा ख्याल है चीज़ें वो बनी होती बड़ी वो होगी कि बाजी ये देख लें, हाँ, ये ऐसा भी नहीं है कि बाकी अगर 10 लाख रुपया ले रहा है तो वो आपको कहेगा जी मैं आपको लाख रुपए में कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मिनिमम क्या है, थोड़ा आइडिया दें। मेरे ख्याल से 4-5 लाख तो लेगा कम से कम, वो फिर जितना अच्छा आर्किटेक्ट होगा वो तो ठीक ठाक पैसे, और फिर डिपेंड करता है कि आप कितनी उसमें रद्दो बदल जो है करवा रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है। 5 लाख लिख देते हैं अंदाजे के लिए, ठीक है। 5 लाख रुपया तो आपने आर्किटेक्ट को भी पे कर दिया। सॉइल टेस्ट को तो आपने बताया नहीं मुझे, 25,000 या 30,000 25,000 का जी सॉइल टेस्ट। कैलकुलेटर खोल लेंगे हमने, एंड में बताना है सबको। 25,000 सॉइल टेस्ट हो गया। एक और भी आप लिख लेना, आर्किटेक्ट के पैसों के अलावा 5 लाख 5.5 लाख रुपए और भी लिख लें, ये पैसे ड्राइंग अप्रूवल के चार्जेस आपने DHA को ये भी देने हैं। यानी कि वो जो मैंने ड्राइंग्स बनाई हैं जी, उसका भी अप्रूवल है जी, और वो मैं जमा कराऊंगा। DHA मुझे ये चलान है तकरीबन 5,07,000 फॉर अप्रूवल ऑफ ड्राइंग जी, इस पे है जी 5,07,000 जी, 5 लाख रुपया हो गया अप्रॉक्सीमेट, राउंड फिगर कर लें आप, 5 लाख रुपया हो गए। बताएं, कैलकुलेटर करें जरा, करें जरा। ड्राइंग के 5 लाख रुपए हो गए, 5 लाख हो गए, सॉइल टेस्ट के 25,000 रुपये हो गया, 25,000 हो गए, और हम 5 लाख रुपया रख रहे हैं उसके आर्किटेक्ट के, जो ज़्यादा कम हो सकते हैं, ये रफली एस्टिमेट है। और 2 लाख साइट प्लान के, 2 लाख रुपए साइट प्लान के हो गए, और रफली 3.5 लाख रुपया मैंने लिखा है बायर का। 50,000 कितना हो गया भाई? 15,75,000 रुपए। 15 लाख रुपया मैंने भर दिया है प्लॉट परचेज करने के अलावा जी। अब 4 दीवारी कर लो? नहीं, अभी भी नहीं। अभी आपने जब ड्राइंग अप्रूव हो जाएगी, आपको अप्रूवल लेटर मिलेगा, अच्छा, उसके बाद एक ड्राइंग DHA में सरेंडर हो जाएगी, एक आपके पास आ जाएगी, वो DHA तीनों ड्राइंग्स लेते हैं। हाँ, सब कुछ स्ट्रक्चरल, हाँ, मैकेनिकल, वो आपको बाद में भी मिल सकती हैं। सबसे पहले आपको ना वो जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन ड्राइंग होगी और स्ट्रक्चर वाली वो मिल जाएगी, बाकी जो इलेक्ट्रिकल वाली या प्लम्बिंग वाली है वो बाद में मिल जाए, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर खड़ा करते करते टाइम लग जाता है, वो उसके साथ साथ भी डिज़ाइन हो रही होती है। स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग का मेरा अप्रूवल हो गया, तो मैं अब आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर का आपका अप्रूवल हो गया तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आपको अप्रूवल मिलती है, उसके बाद आपने डिमार्केशन के लिए अप्लाई करना है, एप्लीकेशन देंगे आप डिमार्केशन के लिए, वो तकरीबन आपको 5 क्या बराबर बाउंड्री आपको निशान लगा के देगा DHA। आप खुद जाके ना साइट प्लान में तो करती है उन्होंने, मौके पे जाके तो नहीं दिया ना, आप साथ वाले प्लॉट पे जाके लगा दें फिर, अच्छा, या साथ वाले प्लॉट के अंदर खुद जाके अंदाजे से करूंगा मैं, क्यों? DHA की मैंने टीम आएगी, बाकायदा इंजीनियर आएंगे, वो थेडोलाइट के लिए या लेवल मशीन होती है उसके लिए प्रॉपर, वो आपको 1-1 इंच नाप के देते हैं कि भाई ये आपका प्लॉट है। अच्छा, DHA का अपना स्टाफ आता है, वो आपको पहले बताएगा रिक्वायरमेंट कि यही आप इतने, आप वो PVC पाइप और कंक्रीट के लिए जो मसाला वगैरह चाहिए होता है वो चीज़ें बता देता है, ये चीज़ें आपने लेकर आनी है, वो मौके पे लानी है। हाँ, वो आपने लेकर आनी है, वो मौके पे लेकर आते हैं। पोल्स, हाँ, पोल्स लगाते हैं, प्लॉट्स पे लिखा है, वो आपको एग्जैक्ट निशान लगा के देंगे कि इधर इधर खोदें। हाँ, इधर इधर आप निशान लगाने हैं, उस निशान के अंदर वो आपकी बाउंड्री होगी, जो बेसिकली साइड प्लान होगा ना, वो आपकी बाउंड्री होगी, वो 50-90 है, 50-90 है, जो भी आपकी बाउंड्री होगी वो आपको बताएगा। आपने उसके अंदर रहते हुए बायलॉज के मुताबिक जो ड्राइंग है वो फिर आगे आपके इंजीनियर का काम है, जो आपने हायर किया हुआ है या आपने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ है, वो उसका काम है, उसके मुताबिक वो 1-1 इंच आपको नाप के पूरा डिमार्केशन के लिए मुझे DHA को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि रिक्वेस्ट करनी, वो फिर फौरन आ जाते हैं, फौरन नहीं आते, तकरीबन 5 दिन लग जाते हैं। कंसर्न जो फेज़ है उसमें जो इंजीनियर जो टीम बैठी हुई है वो फिर आती है, वो आपको निशान लगा के देती है। अब 4 दीवारी का अब आप काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अब एक दफ़ा वो डिमार्केशन होगी, 4 पोल्स हो गए, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। फिर आपको एक चेकलिस्ट वो मिल जाती है, ठीक है, वो चेकलिस्ट पे क्या है? चेकलिस्ट में सारी होती है कि वो स्टेप वाइज आप इंजीनियर जो है वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, वो आपकी साइट आपकी चेक करता है और के प्रॉपर बाय अच्छा, वो हर स्टेप पे आके देखते हैं कि भाई एज पर द ड्राइंग, अप्रूव्ड ड्राइंग एंड बायलॉज डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, घर की कुछ एक्स्ट्रा जो है वो चीज ऐड तो नहीं कर दी। नहीं, आप 1 इंच भी, बल्कि 1 इंच का 8वां हिस्सा सूत्र है ना, उस भी आगे पीछे आप नहीं जा सकते। अच्छा, अपनी बाउंड्री से कुछ प्लॉट्स में देखा है कि वो ग्रीन पर्दा वो जरूरी है, वो तो DHA की रिक्वायरेंट है, ग्रीन आपने लगाना है। आपने जो आपके पड़ोसी हैं उनको महफूज रखना है। आपके जैसे कमर्शियल बन रहे हैं हमारे साथ, उन्होंने फ्रंट पे लगाया हुआ है, आप रेजिडेंशियल घर बना रहे होते हैं, बायलॉज का हिस्सा है, बायलॉज का हिस्सा है, आपने बाकायदा उसके साथ आपने एफिडेविट देने होते हैं DHA में ड्राइंग के साथ, वो आपने ड्राइंग के साथ देने, हाँ, ड्राइंग जब आप सबमिट करवा रहे होते हैं ना उस टाइम आपने देने होते हैं। वो इसलिए कि आपने कोई
एफिडेविट में क्या है? एफिडेविट में वो लिखा होता है कि एक तो आप एनओसी लेते हैं साथ वाले अपने पड़ोसी से, जो भी आपका अगर घर बना हुआ है तो, अगर घर बना हुआ तो, अगर पड़ोसी, उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी किस्म का भी इशू होता है तो वो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको हल करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कॉमन वॉल के लिए होता है, मतलब एक पहले घर बना हुआ है उन्होंने, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्यों? अगर मेरा घर आप घर बना रहे हैं, मेरा रिटेनिंग साथ वॉल घर बनी है, होती है, वो कॉमन भी यूज हो सकती है। नहीं मतलब आपकी कंस्ट्रक्शन की वजह से मेरा शीशा टूट गया तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या आप पे करेंगे? आप पे, मैं पे करूंगा, मैं अगर घर बना रहा हूँ तो वो फिर एनओसी देते हैं। या मैं एक्सवेशन कर रहा हूँ, साथ वाले घर की बेसमेंट नहीं बनी हुई, मैं बेसमेंट बनानी है तो उसके लिए फिर उस साथ वाले घर से एनओसी चाहिए होती है। अच्छा, उनको बताया भी, वो एनओसी देते हैं? हाँ, वो और मतलब आप एफिडेविट देते हैं? वो एफिडेविट साइन करके देंगे, वो उसी को एनओसी मैं कह रहा हूँ, एफिडेविट जो है अच्छा वो अच्छा, साइन करके देंगे कि ठीक है जी आप दूसरा बना एक और सकते हैं। एफिडेविट मेंशन किया वो होता है फ्लैग का, कि आप किसी भी जमात का जो है ना पॉलिटिकल, वो फ्लैग वगैरह नहीं लगा सकते स्वाई अपने घर पाकिस्तान के ऊपर? हाँ, अपने घर के ऊपर वो नहीं लगा स्वाई पाकिस्तान के? पाकिस्तान। मतलब ये आपने जब आप ड्राइंग्स तीनों ये जमा सारे करा रहे हैं तो प्रोसीजर आपने ये हैं, 2 एफिडेविट भी जमा साथ कराने हैं, surrender अगर करने साथ होते घर हैं बना हुआ है तो जी। उनसे एनओसी के कलर देना है, वही और एफिडेविट अपने साइन एफिडेविट करवाना है। देना है कि भाई कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हाँ हूँ, जी, और आपने एफिडेविट देना है कि मैं कोई पॉलिटिकल झंडा नहीं झंडा लगाऊंगा वगैरह सवाई एक्टिविटीज यहाँ पाकिस्तान पे के। नहीं करूंगा स्वाई पाकिस्तान के। जी बिल्कुल ये आपने ड्राइंग से साथ ही जमा जी। कराना होता है, ये 5 लाख रुपए आपने फाइनल पे करना है। जी, उसके बाद आपने बाउंड्री करनी है, वो बाउंड्री करनी है ग्रीन कपड़े के कपड़े के साथ। साथ। हाँ, स्टोर का भी होता है? स्टोर रूम बनाना है आपके साथ, जो प्लॉट खाली है, अगर साथ खाली नहीं है तो करीब जो खाली होता है वहाँ पे वो परमिशन देता है डीएचए फिर अच्छा, कि यहाँ पे उसके भी होता है कि आपने जब स्टोर यहाँ से ख़त्म करेंगे तो बाकायदा आप इसको जो है ना वो क्लीन करेंगे। क्लीन करेंगे। मटेरियल आपने कहाँ पे डंप करना है, आप वहीं पे मटेरियल डंप करेंगे। आप इसका एक्सक्यूशन भी कर कोई रहे हैं, एफिडेविट होता है? नहीं फिर वो सारी वो एफिडेविट में चीज़ें सारी शामिल होती हैं, अच्छा अच्छा, और जो बायलाज वगैरह डीएचए में उसमें चीज़ें सारी वो होती हैं। ठीक और है। उसमें फिर आपने मटेरियल कहाँ पे डंप करना है, फिर उसकी उस साइट की सफाई, वो सारा कुछ करना है। बल्कि फिर आपको फिर जब नई साइट स्टार्ट करते हैं तो सिक्योरिटी वाले और बिल्डिंग इंस्पेक्टर वो घूम रहे होते हैं, आपको ज़रा सा भी कोई, वो आपको बताते हैं जब नए होते हैं तो आपको बताते हैं कि यार आपने गन डाला हुआ है, इसको आप साफ़ करें। अगर आप साफ़ नहीं करते तो आपको फ़ाइन भी आ जाता है, उसी टाइम पे फ़ाइन आ जाता है। मैंने ये भी सुना है कि आपको डीएचए से हेड ऑफिस से सारे अप्रूवल करने के बाद उस पर्टिकुलर फेज के भी पीडी से अप्रूवल भी लेना पड़ता अब है? लेनी पड़ती है एक्सवेशन के लिए, डिगिंग स्टार्ट डिगिंग स्टार्ट करने के लिए, यानी कि जैसे डिमार्केशन के हाँ, बाद आप फौरन नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, आपको वो अप्रूवल चाहिए होती है, आपको उनको एप्लीकेशन देंगे, हाँ वो बताएंगे। क्या? फिर मतलब जब जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है मौके जो जिस फेज़ का भी है, बट उस फेज़ से आपने अप्रूवल लेनी होती है, उनके पीडी से लेनी होती है। वो आपको हाँ जब फाइनल एनओसी देते दे हैं, देते हैं कि ठीक है आप डिगिंग कर, जैसे आप बरसात का मौसम है आप नहीं कर सकते इस टाइम पे, आप अच्छा नहीं कर अच्छा, सकते, रुकी हुई है। ये भी बता दें वैसे कितने महीने बनते हैं? तकरीबन 1.5 महीना 2 महीने रुकी हुई होती है अच्छा, बरसात के मौसम में। उसके अलावा अगर कोई ऐसी साइट है, जैसे मैं फेज़ 4 की बताऊँ तो स्ट्रीट नंबर 13 है, सामने ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ऊपर डेवलपमेंट का काम हो रहा है रिटेनिंग वाल का, ऐसी जगह पे आर्जी तौर पर डीएचए ने पोजीशन रोकी हुई होती है, वो सिचुएशन भी हो सकती है। अच्छा, एक तो हमने 15 लाख कनाल का निकाल लिया, तकरीबन उसके अलावा हम ज़रा दोबारा टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 दिन अलॉटमेंट लेटर लेने में लग गए, 20 दिन साइट प्लान लेने में लग गए, और कम ड्राइंग्स लेटर कितनी देर में बन अर्जेंट जाती करवा है? दिया तो 3 दिन में भी आपको लेकिन हम लेटर मिल। स्टैंडर्ड देखते हैं ना, हाँ, ड्राइंग्स कितनी देर में बनती है? ड्राइंग तो अगर आप 15-20 दिन तो लग ही जाते हैं कम से कम, महीना? वैसे 3 महीने टाइम देते हैं, महीना नहीं, लग ड्राइंग्स बनती की एक यूजुअल देखिए आप शुरू से अगर प्रपोजल आप देना शुरू महीने करते लग हैं, जाता है, ज़्यादा लग जाता है, महीने से 2 ज़्यादा लग, महीने, हाँ 2 महीने 60 तकरीबन डेज आपने लगा दिए ड्राइंग्स बनवाने से जी। बनवाने पे। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, फिर आर्किटेक्ट जो है वो अपना प्रपोजल क्या दे रहा है, मुझे उसके बाद टाइम लगता है डिमार्केशन का थोड़ा 5 वो। दिन आपने मेंशन किया, और फिर ये पीडी से अप्रूवल लेने उसमें 15-20 दिन, यही वो नहीं 15-20 दिन कम टाइम लगता है, मतलब ये 60 डेज 3-4 में। दिन 5 दिन हाँ हो जाती। अच्छा चले 10 दिन लगा देते हैं आपके पूरे प्रोसीजर में ये 3 महीने पक्के लग 100। जाते हाँ, ये आपने पूरा 100 110 दिन की ना, तकरीबन प्रैक्टिस। 3-3.5 महीने के बाद प्लॉट लेने के, ट्रांसफर के 3-3.5 महीने बाद 15 लाख रुपया ऑन टॉप ऑफ द प्राइस ऑफ द प्लॉट देने के बाद फाइनली आप घर बनाने की कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो सही कहते हैं, मेरा ख्याल है घर एक दफ़ा ही बनते हैं, एक ही दफ़ा क्योंकि अगर आप देखेंगे ये तो 3.5-4 महीने का प्रोसीजर अभी और बाकी है, आप बताएं। और उससे पहले लोग प्लॉट लेने में टाइम लगाते हैं जी, तो मेरा ख्याल है 1 साल तो मेरा ख्याल है प्लॉट लेने में जी और डिगिंग तक करने में पहुंच ही जाते हैं। अच्छा, आप जब घर बन चुकता है फिर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आप फिर दोबारा ड्राइंग सबमिट करवाते हैं, आपने क्या चीज़ बनाई है मौके पे। मैं ऐसे रह भी नहीं सकता। आप ऐसे नहीं रह आप ऐसे नहीं रह सकते। आप जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेंगे, नहीं रह सकते हैं ऐसे, आप अगर बना के शिफ्ट हो गए, आपने कंप्लीशन नहीं लिया, लेकिन फिर आपको फिर उसमें कंप्लीशन अप्लाई करने के लिए
दोबारा फिर बिल्डिंग इंस्पेक्टर एरिया का आता है, वो इंस्पेक्शन करता है कि बाकायदा बायलाज के जो मुताबिक मैप अप्रूव किए थे उसके मुताबिक उसके बना भी मुताबिक है चीज़ें हैं या नहीं, बायलाज के मुताबिक बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई। अगर वो उसके मुताबिक हैं तो वो आपको एनओसी अपने डिपार्टमेंट को देगा, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आपने बायलाज से हट के कोई चीज़ बनाई हुई है, जैसे आप फ़र्ज़ करें मोमटी का एरिया एक्सीड कर गए हैं या कोई इस तरह की कुछ हुई है, तो आप उसको डिमॉलिश करवाएंगे। या अगर कोई, मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा बहुत एरिया अगर आपने एक्सीड किया तो माइट टू पॉसिबल उसका फ़ाइन वगैरह दे के आप अप्रूव करवा सकते हैं, अदरवाइज उससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। ये बात कर रहा हूँ कोई मेरा ख्याल है 6 या 4 या 5 एक्सीड किया तो। अगर आप कहेंगे मैंने आपका एरिया जो है वो आपने 10 फुट की माउंटी बनानी है, आपने वहाँ पे 13 फुट की बना दी है, तो वो नहीं, आपको आई थिंक बायलाज के एंड मुताबिक नाम जाना भी मुझे पड़ेगा। तो एक ही बात समझ आई है कि ना सिर्फ आपको एक ट्रस्टवर्दी डीलर चाहिए, बल्कि आपको एक ट्रस्टवर्दी कॉन्ट्रैक्टर भी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर भी एक चाहिए, ट्रस्टवर्दी आर्किटेक्ट ये भी काम चाहिए ज़्यादातर जो डीएचए को जानते हो, डीएचए को जानते हैं। ताकि ऐसा कोई प्रॉब्लम डीएचए ना हो। जो कंस्ट्रक्शन करेगा आपका कॉन्ट्रैक्टर करेगा, उसकी भी वो जो होती है सिक्योरिटी वगैरह जो है वो अप्रूवल वो वगैरह खुद होती है, कराते वो हो। खुद करवा के देते हैं। और उनकी इसमें मेरा ख्याल ज़रूरी होती है है। बनाने वाले की का तहफ़्फ़ुज़ भी है हाँ, तहफ़्फ़ुज़ कि भी भाई कोई आए बाएं शाएं आपके नहीं हो साथ नहीं सकता। होगा, क्योंकि अगेन सेफ गार्ड है। आप जैसे डीलर के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, ये उसके आपके साथ साथ भी कुछ हैंकी पैंकी अटरम पटरम करते हैं, आप उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन कर जो है सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो यही समझ आई है कि लंबा प्रोसीजर है। प्लॉट लेने टाइम से, टेकिंग है लेकिन सेफ है। हाँ, प्लॉट लेने से घर की कंस्ट्रक्शन तक शिफ्ट ऑन होने तक एवरेज आप कह लें, नहीं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने तक भी 5-6 माह का प्रोसीजर तो है बड़े आराम से। तकरीबन फिर साल डेढ़ घर लग रहा है, प्लॉट लेने से 2 साल बाद ही आप वहाँ पे जो है शिफ्ट कर सकते, 1.5 साल आप कह लो। 1.5 से 2 साल के शिफ्ट बाद ही कर जो है वो आप रह रहे होंगे। एंड यू नीड अ ट्रस्टवर्दी कवर्ड एरिया ऑफ दैट प्लॉट इज 4500 स्क्वायर फीट। सो दिस इज द नंबर। नहीं जाजिब भाई, थोड़ा सा मैं आपको ज़रा सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे गलती है। 4500 इज एक्चुअली द कवर्ड एरिया ऑफ द प्लॉट। ठीक है, जब आप घर बनाते हैं तो आप अपना ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, आप फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं, एंड देन ममटी पे भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। आप इन जो टोटल एरिया है इसमें से आपने कुछ सेटबैक्स छोड़ने होते हैं, जैसे कि आपने लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 5-5 फुट की गली छोड़नी है, बैक पे 5 फुट की गली छोड़नी है, और प्लस फ्रंट वाली बाउंड्री वॉल से भी 12 फुट 15 फुट से पीछे आपने घर स्टार्ट करना है। तो जब आप ये सेटबैक्स निकाल देते हैं और आप टोटल कवर करते हैं 2 स्टोरीज का इंक्लूडिंग योर ममटी, तो जो नॉर्मली डीएचए में 70-80% घर होते हैं वो 5800 से लेके 6450 तक जो है उनका कवर्ड एरिया चला जाता है। आप मुझे ये फ्लोर वाइज ब्रेकडाउन बता सकते हो, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ लाइक चले 6300 फॉर एग्जांपल। जैसे भाई देखें, ग्राउंड फ्लोर का जो कवर्ड एरिया होता है ना वो 2700 से 2750 स्क्वायर फीट होगा, बहुत ज्यादा होगा तो 2800 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर होगा वो तकरीबन 2900-3000 बन जाएगा, और जो रिमेनिंग जो है ना तकरीबन ममटी है वो 200-250 स्क्वायर फीट की बनेगी, और उसके अलावा अगर आप सर्विस शेड्स भी ऐड कर दें तो वो तकरीबन आप कह लें 6400-6500 तक मैक्सिमम जो है वो चला जाता है। आपने अक्सर देखा होगा लोगों ने सर्विस शेड्स बनाए होते हैं फर्स्ट फ्लोर पे साइड पे, ताकि वो इजी एक्सेस एक तो रहे, और प्लस ये कि अगर पेंट वगैरह करना हो तो वो लंबी लैडर्स वगैरह ना लगानी पड़े। लेकिन अगर हम सेफर मार्जिन देखें तो थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा, अभी जो आपने एक रेंज दी है छोटी सी है बेशक, 5800 से 64,500 कवर्ड एरिया इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फीट। ऑब्वियसली हम इन सारे नंबर्स को लेके आगे नहीं चल सकते। सो assumption, वर्किंग assumption नंबर 1 इन दिस डिस्कशन वुड बी कि हमारा जो कवर्ड एरिया घर का कनाल का वो 6300 स्क्वायर फीट है। हाँ जी, ये मतलब अच्छा है कि एरिया है जहाँ पे दैट इज अ वर्किंग assumption नंबर 1। नाउ टेल मी, मैंने 6300 स्क्वायर फीट का घर बनाना है कनाल का डीएचए पिंडी इस्लामाबाद में, बताएं भाई पैसे कितने लग रहे हैं मेरे? जाजिब भाई एकदम इतना जल्दी आगे ना जाएं, हम एक पोटोवार रीजन में रहते हैं। ठीक है, प्लॉट टू प्लॉट वेरिएशन है। अब एक स्ट्रीट में एक प्लॉट जो है वो फिलिंग वाला हो सकता है, दूसरा सॉलिड हो सकता है, तो यू कैन नेवर से कि जी 2 घर आइडेंटिकल होंगे। इस थोड़ी सी मुझे बेटर जो है ना वो आप इसमें मतलब वर्किंग assumptions दे दें ताकि हम एक बेटर कंक्लूजन की तरफ जा सकें। अच्छा, ये बात वैसे आप बिल्कुल ठीक है, डीएचए पिंडी इस्लामाबाद में प्लॉट लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है वैसे। ठीक है, अब दूसरी सिटीज़ में तो मैंने नोटिस किया है कि लोग ट्रांसफ़र के बाद अपने प्लॉट्स देखते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस है। एक गली में 5 प्लॉट्स हैं, पाँचों डिफरेंट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स दैट यू जस्ट मेंशन। ठीक है, अच्छा, मैं यूजुअली अपने कस्टमर्स को ये बताता हूँ, उनको मैं ये assumption देता हूँ कि व्हेन यू आर अप्रोचिंग डीएचए फेज 5 इस्लामाबाद, दैट्स द एरिया, ओनली एरिया ऑफ डीएचए पिंडी इस्लामाबाद दैट आई डील इन, मैं उनको बताता हूँ कि आप अपने माइंड में ऑन एवरेज 10 फीट का डिग रखें। डू यू थिंक अगर हम दूसरे फेजेस को भी फैक्टर इन करें इस नंबर में, 3 को, यू नो 3 एज वेल, यू नो 2 एज वेल, आप 4 का को भी जो है वो थोड़ा बहुत देख लेते हो, डू यू थिंक
this is a good number to continue this discussion. जैसे भाई थोड़ा सा ना इसको अगर हम कम कर लें तो बेटर हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो नॉर्मली हम लोगों को बताते हैं ना, वो ये होता है कि 5 to 8 फीट 70-80% लोगों की जो एवरेज है ना, जो सॉइल टेस्ट आया है, देखिए 5 फुट तो आपने वैसे भी स्ट्रीट लेवल से जाना ही जाना नीचे DHA के बायलॉज पे, ठीक है। लेकिन हम लोगों को बताते हैं जी 5 से 8 फुट का रखें। लेट्स सपोज इससे ज्यादा हो जाता है तो फिर लोग नॉर्मली बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो अगर आपका 2 स्टोरी हाउस है और 70-80% केसेस को हम देखें तो दिस इज समवेयर बिटवीन 5 to 8 फीट आपके। अच्छा, अब आपने एक और रेंज दे दी है, सो अब हम इस रेंज के भी अपर लिमिट को जो है वो वर्किंग असम्पशन नंबर 2 बनाते हैं, दैट इज 8 फीट। 8 फीट का हमने प्लॉट ले लिया, नक्शे बनवा लिए, 6300 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया हमारा, 8 फीट सॉइल टेस्ट ने हमें बताया कि इसके नीचे सॉलिड लैंड है, ठीक है। इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ फॉर यू टू गिव मी द नंबर्स? जाजिब भाई फिर वही बात है ना कि आप बहुत जल्दी एंड की तरफ जाना चाह रहे हैं। जैसे भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये मुझे बताएं कि प्लॉट फ्लैट है। फ्लैट एज इन ऐसे कि जैसे पीछे वाला प्लॉट है वो ऊंचा तो नहीं है कि रिटेनिंग बनानी पड़ जाए, या बिल्कुल गिरा हुआ ना हो कि जी वो आपको सारी की सारी बैक व्यू वाला प्लॉट हो जी की रिटेनिंग बनानी पड़े। तो ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। चलें, ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें फ्लैटर प्लॉट चाहिए। हाँ जी, तो हम ये वर्किंग असम्पशन नंबर 3 बना देते हैं, दिस इज अ फ्लैट प्लॉट, ठीक है, ठीक है। अब आपके पास 3 वर्किंग असम्पशंस आ गई हैं, 2 मैंने आपको दी थी, आपने एक और जो है इसमें ऐड कर दी है। अब बताएं भाई, अभी मैं मट्टी निकाल लूँ 8 फुट की बाहर और आपको कहूँ कि आगे बताना शुरू करें, यू नीड समथिंग एल्स एज वेल बिफोर यू गिव मी द नंबर्स। जाजिब भाई 8 फुट की मट्टी तो निकाल के साथ ले प्लॉट पे रखेंगे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर की बात कौन सुनेगा जी कि आपने फाउंडेशन टाइप क्या बनानी है। अच्छा वैसे आप बताओ, 8 फुट का डिग करके मट्टी बाहर साइड वाले प्लॉट पे रख दी है, हाउ व्हाट आर द ऑप्शंस आई हैव अवेलेबल विद मी? जाजिब भाई देखें, 8 फुट की मट्टी आपने निकाल दी, इसके बाद ना स्ट्रक्चरल इंजीनियर की बड़ी एक इंपॉर्टेंट जो आपने जो चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करनी ना, वो ये है कि वो आपको बताता है कि इसकी फाउंडेशन टाइप क्या है। इधर आपने राफ्ट फाउंडेशन बनानी है या फिर आपने स्ट्रिप फाउंडेशन बनानी है। थोड़ा सा डिफरेंस बताएं दोनों का। अच्छा भाई, दोनों का डिफरेंस ये है कि जो राफ्ट फाउंडेशन होती है वो कंप्लीट सरिये का एक बेड है, इसमें रेत बजरी सीमेंट और जो है ना वो कंक्रीट बेड है, जो आपकी वॉल टू वॉल जो है वो बिछा हुआ है पूरा। स्लैब, इट्स लाइक अ स्लैब। हाउ थिक इज दैट? जैसे भाई 1 फुट का नॉर्मली होता है, अगर लैंड क्वालिटी अच्छी ना हो तो वो वेरी कर सकता है, ठीक है। स्ट्रिप फाउंडेशन ऑन द अदर हैंड वो है कि जी वो 9 इंच का आपका वही बेड है, बट ये सिर्फ उस जगह पर डलना है जहां से आपके पिलर्स निकलने हैं। ऑन द अदर हैंड राफ्ट आपका कंप्लीट वॉल टू वॉल। एक में व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस जो आप बता रहे हो, राफ्ट मस्ट बी मोर एक्सपेंसिव क्योंकि वो तो कंप्लीट मेश है ना उसमें। जाजिब भाई ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से एक घर की जिसकी स्ट्रिप फाउंडेशन और दूसरा घर जिसकी राफ्ट फाउंडेशन है, वहां से कॉस्ट का मेन डिफरेंस आ जाता है। अगर एक घर ऐसा है जिसके अंदर आपने सिर्फ स्ट्रिप फाउंडेशन के साथ बनाना है तो उसमें टोटल एक नाले घर में 18 से 20 टन टोटल सरिया लगेगा। स्ट्रिप कह रहे हो आप? स्ट्रिप फाउंडेशन में, स्ट्रिप फाउंडेशन में वाले घर में स्ट्रिप फाउंडेशन में 18 से 20 तो टन टोटल सरिया लगना है, जो उस घर के अंदर टोटल सरिया लगना है जिसकी स्ट्रिप फाउंडेशन है। और जो राफ्ट वाला है, जिस घर में राफ्ट फाउंडेशन बननी है उसका टोटल सरिया लगेगा 27-28 टन, यानी कि हमारे 8-9 टन गेटिंग ओवर इफ वी राफ्ट अगर हम कर रहे हैं जी तो 8000 टन नहीं 8000 केजी या 8-9 टन एक्स्ट्रा सरिया जो है 8 टन, सॉरी आई एम एक्चुअली नॉट इनटू दिस कंस्ट्रक्शन थिंग, इसलिए बेयर विद मी। 8 टन एक्स्ट्रा सरिया, मेरा सरिया जो है वो लग रहा होगा राफ्ट में जी। ऑन द सेफर एंड हम कहते हैं जी 8 से 10 टन, तो तकरीबन 10 टन सरिया जो है आपका एक्स्ट्रा लग ही जाता है। लेकिन एक बात मरे मजे की बताता हूँ, लोग नॉर्मली अपना घर बना रहे होते हैं, जब आप इतना नीचे चले गए हैं तो आप अपना घर को सॉलिड मजबूती लाने के लिए आप बना ही लें, और लोग नॉर्मली बनाते भी हैं। मुझे भी आपकी सारी बातों की समझ आ रही है कि अगर आप 8 फुट नीचे जा रहे हो तो फिर यू शुड गो विद द राफ्ट। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, वरना तो आप 8 फुट नीचे जाएंगे ही नहीं ना। अगर सॉलिड जमीन निकल आएगी तो नॉर्मली 1-2 फुट पे ही सॉलिड आ जाती है, तो लोग नॉर्मली, लेकिन हमारी वर्किंग असम्पशन यही है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं आई एम लुकिंग एट स्लैब नाउ, व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? चलिए भाई, अब आपने स्लैब बना ली, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि आप अपनी दीवारों की चुनाइयां स्टार्ट करा लेते हैं। जहां जहां पे आपके कॉलम्स आने हैं जिनको हम पिलर्स बोलते हैं, वहां पे आप सरिया लगाना शुरू कर देते हैं बाहर, और वो जो अक्सर मैंने देखा है प्लॉटों में नजर आ रहा होता है, और उन दोनों के दरमियान में आप अपनी ईंटों की दीवार बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वहां से आपने शुरू किया और आप आ जाते हैं आहिस्ता 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 अपने प्लेंथ लेवल पे। जब आप प्लेंथ लेवल पे आ जाते हैं तो फिर आप एक कंप्लीट बीम बिछाते हैं उस टोटल, वो भी सरिये एक तरह का स्लैब है। जैसे भाई वो सिर्फ उस जगह पे आना है जहां पे कॉलम आ रहा है और उसके ऊपर दीवार आ रही है, उस जगह पे आपने कंप्लीट घर की जो है ना उस पे जो बाउंड्री है उसके ऊपर आपने प्लेंथ बीम बिछाना है। ये वो बेसिकली फाउंडेशन है जहां पे आपके ग्राउंड फ्लोर ने रेस्ट करना है।
अच्छा, आप एक चीज़ मुझे बताएं कि जो आई एम ड्राइंग पिक्चर्स इन माय माइंड एज यू आर स्पीकिंग, इसमें तो कुछ हॉलो स्पेसेस भी रहेगी ना? चाचा भाई ये जो हॉलो स्पेसेस हैं बेसिकली ये वो उस जगह के लिए, अगर आपने वही बात है कि बेसमेंट नहीं बनानी तो आपने जितनी साथ में प्लॉट में मट्टी रखी है ना, बैकफिल आपने कर देनी है, वो हॉलो स्पेसेस फिल अप कर देनी है, उनकी कॉम्पैक्शन कर देनी है ताकि उसके ऊपर आप अपने ग्राउंड फ्लोर का जो है वो बिछा सकें। अब ये जो प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ बीम है, ये स्ट्रीट लेवल पे होता है? नहीं जाजी भाई, जो प्लिंथ लेवल होता है वो नॉर्मली लोग 2.5 फुट स्ट्रीट से ऊपर और मैक्सिमम जो डीएचए अलाउ करता है वो 4 फुट पे अलाउ करता है। द रीजन बीइंग कि अगर आप मैक्सिमम 4 पे चले जाते हैं तो आपकी जो घर की टोटल हाइट है वो 33 फीट से एक्सीड नहीं कर सकती। अच्छा, फ्रॉम द स्ट्रीट लेवल जी मेरा घर 33 फीट से डीएचए बायलॉज के मुताबिक नहीं जा सकता, नहीं कर सकता है, ये डीएचए आपको बताता है। ठीक है, अब ये मैक्सिमम अक्सर आपने घरों में देखे होंगे तो देखेंगे कि शुरू में 2 से 3 स्टेप बने होते हैं, उसके बाद घर का जो फर्श होता है वो दिस एक्चुअली एक्सप्लेन्स कि क्यों प्लिंथ लेवल जो है वो थोड़ा सा स्ट्रीट से ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, प्लिंथ बीम प्लिंथ लेवल तक हमारे घर की फाउंडेशन बुनियाद जो है वो बन गई है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, हम तो राफ्ट्स लेकर चल रहे हैं आगे, पैसे कितने लग गए? जैसे भाई इस पॉइंट तक जो आपका जो खर्चा हो जाता है ना, जिसमें आपने वर्किंग एग्जम्पशन बताई है उसके मुताबिक तकरीबन 7.5 मिलियन का खर्चा हो चुका होता है। ठीक है, इसकी रीजन ये है कि इसमें जो मेजर कॉस्ट है ना वो सरिये की है। जो आपने एक्स्ट्रा सरिया डालना था वो आपका तकरीबन 22-25 लाख का जो एक्स्ट्रा सरिया है ना, जो यानी कि हम कहते हैं कि जी 10 टन सरिया है, 2,33,000-34,000 रुपए तकरीबन उसकी कॉस्ट है, तो वो आपके 2 लाख तकरीबन 2,30,000-40,000 के दरमियान जो। और ये कौन से क्वालिटी के हैं? जैसे भाई ये बेस्ट, जहाँ यहाँ पर हमेशा लोग कहते हैं कि जी आपके जो ये रॉ मटेरियल्स हैं, जो स्ट्रक्चर के लिए आपको बेसिक चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, लगानी है, सरिया है, रेत, बजरी, ये जो चीजें ये आप हमेशा ए क्वालिटी यूज करें। कल को बेशक ये चीजें छुप जानी है, पेंट शेंट होगा तो खूबसूरती तो ये चीजें छुप जाती हैं, लेकिन ये वो बेसिक चीजें हैं जिस पे हम लोगों को हमेशा रिकमेंड करते हैं कि कभी भी आप इन पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। गिव मी सम ब्रांड्स। चाहे भाई सरिया का वुड रिकमेंड। चाहे भाई हम तो हमेशा कहते हैं जी सरिया आप ए क्वालिटी लें, इत्तेहाद ले लें या फजल स्टील ले लें। ठीक है, अब अगर छोटी सी बात है कॉस्ट का रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे भाई इनकी वेबसाइट पे इनकी कंप्लीट रिपोर्ट्स होती हैं, 60 ग्रेड में क्या मतलब क्या रिपोर्ट स्ट्रेंथ है, ये है वो सब कुछ लिखा होता है इनकी वेबसाइट्स पे। इत्तेहाद का जो सरिया है 1 टन का, अगर हम कल की प्राइस देखें तो दैट वाज 2,33,000 रुपीज पर टन। फजल का 10-12 हज़ार रुपए ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, तो वो 240, 245, 445 और 50 के दरमियान जो है वो पर टन कॉस्ट कर जाता है। बट दोनों क्वालिटी में एट पार हैं, दोनों ए प्लस क्वालिटी हम व्हाट अबाउट द ब्रिक्स? जैसे भाई ब्रिक्स जो हैं जो नॉर्मली, अच्छा हाँ मजे की बात, अब देखें जो आपका नॉर्मली लोग का जो ब्रिक्स होते हैं ना, लोग उस पर बड़ा खर्चा भी करते हैं और मेरे ख्याल से करना चाहिए भी, सेशन भी होता है कि ब्रिक जो है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी। अच्छा, अब डीएचए में जो नॉर्मली घर बन रहे हैं ना, जो कि कॉलम एंड बीम बने होते हैं, जो इनके स्ट्रेंथ्स है ना, यानी कि सॉरी जो वेट्स हैं वो कॉलम बीम्स पे आ रहे होते हैं। ठीक है, लोडिंग्स जिनको हम बोलते हैं, जो ठीक है, जो दरम्यान में तो 2 कॉलम्स के दरमियान या 2 पिलर्स के दरमियान आपने ब्रिक्स लगानी है, वो मेरली पार्टीशन ही है। ठीक है, कुछ ना कुछ लोड भी आएगा लेकिन वो पार्टीशन है। आपने कभी अब रिसेंट देखा भी हो, 2-3 साइटों पे आप गए भी हैं, जो अच्छी ब्रिक क्वालिटी होती है उसकी फिनिश, उसकी स्ट्रेंथ हमेशा बहुत ही अच्छी होती है, नो डाउट। फिर जब उस पर लोग प्लास्टर करते हैं तो बड़ी अच्छी फिनिश आती है, तो साउंड अमेजिंग जब आप व्हेन यू हिट देम टुगेदर तो उनका आवाज भी बड़ी अच्छी आती है। इतने खास है लेकिन क्वालिटी भी अच्छी है। फिर जैसे भाई एक कनाल के कंप्लीट घर पे ना 1 लाख ईंट लगनी है, तकरीबन 1 लाख ईंट लगती है। ठीक है, 4-5 हज़ार रुपए हो जाता है। थॉट हियर फॉर अ व्हाइल, इससे पहले कि हम प्लिंथ बीम से अपनी डिस्कशन ऊपर करें, लेट्स स्पेंड लिटिल मोर टाइम ऑन द कॉस्ट ब्रिक्स पार्ट। ठीक है, जिस तरह आपने उसमें बताए ब्रांड्स, तरह ब्रिक्स में भी बताएं, जैसे भाई और रेट्स भी बताएं। नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं ना, वो HP और FP की जो ईंट है वो यूज करते हैं। ये कंपनी नेम्स है, कंपनी ने ठप्पा लगा होता है, कंपनी नेम्स है। ठीक है, लोग कहते हैं जी कि पेशावर की ईंट बड़ी, आपने सुना होगा, बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो ये 20-22 रुपए पर ईंट कॉस्ट करता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन आपको पता है कंस्ट्रक्शन हमेशा हो रही होती है। जो 4G की सबसे अच्छी ईंट कंसिडर होती है ना, वो 27 रुपए की है। अच्छा, ठीक है, अब आप देखें घर पे 1 लाख बताया ईंट लगनी है, 6 रुपए पर ईंट पे कितना ही डिफरेंस आएगा। तो अच्छी चीज पे जाए हमेशा। ठीक है। अच्छा, अब आपकी वो जो आप जिस तरफ जा रहे थे वहां से पकड़ते हैं, प्लिंथ लेवल तक हो गए, अब आगे क्या करना है? जादे भाई इसके बाद सिर्फ सीधा काम है, आपने अपनी दीवारें खड़ी करनी है, साथ साथ जिधर पिलर्स आ रहे हैं वहां जाना है। नॉर्मली लोग आजकल 8 फुट पे जो है ना वो डालते हैं जी, दरवाजे की हाइट रखते हैं या बीम डालते हैं।
आपने 8 फुट की चुनाइयाँ करनी है, उसके ऊपर दोबारा मतलब जो भी आपके मैप्स अप्रूव मैप्स हैं उस पर आपने फॉलो करते जाना है, उसके मुताबिक आप अपना ढांचा जो है वो खड़ा करना शुरू कर दें। ठीक है, आप पहले लेंटर डालें, दूसरा डालें, देन मम्टी डालें तो आपका। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आई एम लुकिंग एट अ रेडी ग्रे स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉट ब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्रे स्ट्रक्चर, ठीक है, अब ये बताएं कि क्या चीज़ कितनी लग रही है, ठीक है, गिव मी द क्वांटिटी एंड द रेट्स एंड द टोटल कॉस्ट जो एक ग्रे स्ट्रक्चर में DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद में लगती है, मटेरियल के सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से। जाजिब भाई इस पॉइंट तक मैं पहले आपको क्वांटिटी बताता हूँ, फिर मैं आपको उनकी वैल्यू बताता हूँ। ठीक, कंप्लीट ग्रे स्ट्रक्चर तक आपका देखें जो बेसिक चीज़ें थी, सरिया वो इस्तेमाल हो गया हुआ, आपकी जो सेकंड जो मेन चीज़ है ईंटें वो भी इस्तेमाल हो चुकी हुई होती हैं, थोड़ी बहुत पार्टीशंस के लिए वॉशरूम वगैरह की वो तो चले हम ऐड ऑन कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी 95% तकरीबन हो गया होता है। तीसरी चीज़ आपकी जो सीमेंट है, ग्रे स्ट्रक्चर जो प्लास्टर जिसको हम बोल देते हैं रेडी प्लास्टर स्ट्रक्चर में, वो भी सीमेंट आपका मेन यूज हो चुका होता है। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट तक आपकी तकरीबन आप अंदाजे के मुताबिक 1 लाख ईंट, आपका तकरीबन 27-28 टन सरिया, और आपका इसके अलावा 2500-2600 तकरीबन जो बैग्स ऑफ सीमेंट है ना, 2500 बैग ऑफ सीमेंट तकरीबन आप कर लें, वो इस्तेमाल हो जाता है। जैसे भाई यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ, सीमेंट पे भी आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो भी बता दो। जैसे भाई जो बेस्ट क्वालिटी है वो फौजी है, और इसके अलावा जो है वो बेस्ट वे भी रिकमेंडेड है, लेकिन पर्सनली जब हमने घर बनाया था तो फौजी हम लोग उस पर रिकमेंड करते हैं, यूज़ किया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। स्टील का आप रेट दे रहे हो 230? नहीं 235 इतिहाद का कर लें। ब्रिक्स का आप दे रहे हो 27 रुपए पर ब्रिक जो है, और सीमेंट का आप जो फौजी रिकमेंड कर रहे हो ये इसकी भी फ्लक्चुएशन है, 1100 से लेकर 1260 रुपए के दरमियान आपको मिलती है। अगर ये हमारी वीडियो कोई एपिसोड कोई 6 माह बाद देखेगा तो शायद ये रेट वो हंसेगा कि जी हाँ, ठीक है, सो लेट्स आई होप के व्यूअर्स जो आप इसको 1200 के ऊपर जो है ना फिलहाल फिक्स कर लें, क्योंकि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने नहीं भाई दैट गोस इन द स्ट्रक्चर, जैसे भाई रेत बजरी क्रश है वो बहुत मेजर कॉस्ट नहीं है, लेकिन इन चीजों की मेजर कॉस्ट आपकी आ जाती है। इस पॉइंट तक आपने जितना भी रॉ मटेरियल लगाना है, आपकी जो चीजें लगनी है, ये आपकी मेजर यूज हो चुकी होती हैं। ओके, गिव मी द फाइनल नंबर नाउ। ग्रे स्ट्रक्चर पे कितना लगा? जैसे भाई ग्रे स्ट्रक्चर पे तकरीबन 3500 से 3600 रुपए पर स्क्वायर फीट आपका खर्चा आ जाता है, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट। डू द कैलकुलेशन, गिव मी द नंबर। जैसे भाई 3500 से जैसे भाई 3400-3500 रुपए पर स्क्वायर फीट आपकी कॉस्ट आ चुकी थी, जिसमें आप कहते हैं कि 1 करोड़ 3500 रखो भाई, 3500 ऑन द हायर साइड रखें, क्योंकि जब आप खरीद रहे होते हैं तो ऊपर चली जाती है। अपर एंड पे लोगों को मैं चाहता हूं कि हम आइडिया दे दें। जैसे भाई इसमें 3500 मल्टीप्लाई बाय 6300, व्हाट इज द नंबर वी आर गेटिंग? जैसे भाई इट कम्स अराउंड टू बी 2 करोड़ 20 लाख रुपीस। 2 करोड़ 20 लाख रुपीस आपने भाई मेरा लगवा दिया है 22 मिलियन ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करने में। तकरीबन ओनली मटेरियल, नहीं जैसे भाई नंबर दिया आपने मुझे, जैसे भाई इसके अंदर जो है ना 3500, ये मटेरियल के हिसाब से, जैसे भाई अगर आप विद मटेरियल एंड विद लेबर करें तो आप इस वाले रेट को तकरीबन 3800 और 4000 तक जा जाते हैं। इस पॉइंट पे भी आ जाते हैं। अच्छा, एक तो बात है कि वुड यू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू गिव के दिस नंबर टू द व्यूअर्स कि 22 मिलियन में आपका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इंक्लूडिंग द लेबर कॉस्ट एज वेल? जैसे भाई थोड़ा सा इसको कम कर लें, तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए के दरमियान जो है ना आपका ग्रे स्ट्रक्चर बन जाता है, इंक्लूडिंग A+ क्वालिटी मटेरियल्स। ठीक है, अच्छा ये एक 3 मॉडल्स भी मैंने सुने हैं, क्योंकि ये मटेरियल किसी ने लगाना भी है। बिल्कुल जैसे भाई, ठीक है, वो 3 मॉडल डिस्कस करेंगे। जैसे भाई देखें, जो नॉर्मली लोग मॉडल्स डिस्कस करते हैं वो ये होते हैं कि जी हम, कोई लोग समझते हैं कि जी हम लेबर रेट पे काम करा लेंगे तो बड़ा सस्ता हो जाएगा। कोई लोग कहते हैं जी कि हम विद मटेरियल ठेका दे देते हैं। अच्छा, हमें पता होना चाहिए कि जी लोग जो है ना वो ट्राइड एंड टेस्टेड हो, अच्छी कंपनी हो, वो अच्छी उनकी रेपुटेशन हो, तो हम इनको विद मटेरियल देते हैं तो हमें अच्छी क्वालिटी का ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं। और तीसरा जो होता है वो टर्न की बेसिस पे होता है, जिसमें लोग एक परसेंटेज मतलब फाइनल कर लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और वो जो होती है बेसिकली जितनी टोटल कॉस्ट होती है घर की, उसकी उतनी परसेंटेज जो आपने डिसाइड की होती है, लेट्स अज्यूम के 12% है या चलें 10% है फॉर इजियर कैलकुलेशन, वो आपने देनी होती है अपने कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, नॉर्मली जो लोग खुद से एंथुजियास्ट होते हैं, बनाने चाहते हैं, वो कहते हैं जी हम लेबर रेट पे बनाएंगे। ठीक है, अब जो लेबर रेट होता है, मतलब ये है कि आई एक्चुअली डोंट नो, मैं खुद भी समझना चाहता हूँ, और आई थिंक व्यूअर्स भी समझ लेंगे, सिंस मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ खुद भी। लेबर रेट मीन्स material I will give you, will the owner, yes of course, I am the owner, ठीक है, I will give you the material, जी, और you will just
work for me and I'll pay off your salaries. My salary and of course मेरी लेबर You are a contractor in this example. Yes, मेरा प्रॉफिट होगा और मेरी जो लेबर है उसकी सैलरीज होंगी. लेबर रेट आजकल डीएचए में क्या चल रहा है? जाजिब भाई नॉर्मली जो लोग लेबर रेट है ना, आप देखें ये कॉम्प्लिकेशन है. नॉर्मली जो लोग आपको कॉन्ट्रैक्टर आके बताएगा जी कि लेबर रेट है, वो आपको देगा जी 600 रुपये, ठीक है. फिर जब आप घर बनाना शुरू करेंगे ना, वो कहेगा यार 100 रुपये की जो पीछे रिटेनिंग वॉल थोड़ी सी बननी है ना, जो कि जमीन के नीचे जानी है, मैं इसका जो आपको चार्ज करूंगा 100 रुपये पर फुट जो है ना, वो भी कॉस्ट चार्ज करूंगा. तो अगर कंप्लीट लेबर रेट बात करें ईच एंड एवरीथिंग इसको ऐड करके, तो 675 से लेकर 700 के दरमियान में लेबर रेट चल रहा होता है. लेट्स मेक इट इजियर फॉर द व्यूअर्स. आपने मुझे ना 3500 का फिगर दिया था ग्रे स्ट्रक्चर को तैयार करने में, जो 22 मिलियन 2 करोड़ 20 लाख का फिगर 2 से 10-15 का ठीक है. नहीं, जो आपने फिगर दिया बिल्कुल ठीक है, 2 करोड़ 20 लाख बन रहा था, ठीक है. सो इफ आई रिमूव द पोर्शन ऑफ लेबर फ्रॉम इट, लेट्स subtract 700, I am looking at 2800. आप कर लें जाजिब भाई. 2800 multiply 6300, what number are we getting? जाजिब भाई जो मैंने आपको नंबर दिया है, that is the cost of material. ये 28 है ना cost of material, 2800. 28 नहीं जाजिब भाई, cost of material is somewhere between 3300 and 3500 rupees per square feet of the material. On top of that आपने अपनी लेबर को पे करना है. Okay. So मैं गलत सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. जी जाजिब भाई, this part is wrong. It means कि 3500 is basically the material cost. जाजिब भाई बहुत अगर आपने स्क्वीज कर लिया तो this number is going to go to यार 4000. जाजिब भाई यही तो बता रहा हूँ कि जो लोग विद मटेरियल कॉस्ट काम कराते हैं लोगों से 4000 रुपए 3800 4000, वो उल्टा फायदे में रह जाते हैं कि जी 4000 में मटेरियल भी आप मतलब आपने उस बंदे को लेके दे दिया और उसकी लेबर कॉस्ट भी, प्रॉफिट भी उसका चला गया. यानी कि बेसिकली आप जो फिगर जिसको आपको माइंड में रखना चाहिए, दैट इज 4000. एग्जैक्टली. नाउ व्हाट्स द नंबर? टोटल नंबर. नाउ डू द मैथ. जाजिब भाई 4000 रुपीस को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 6300 के साथ, ये आपका बनता है 2 करोड़ 40 और 50 लाख के दरमियान आपकी कॉस्ट चली जाती है ग्रे स्ट्रक्चर में, जिसमें आपकी एक प्लस क्वालिटी चीजें लगी हुई हैं, आपकी लेबर भी शामिल है और ईच एंड एवरीथिंग शामिल. अच्छा, बाय द वे मैंने ना अक्सर कस्टमर्स को ये सुना है कहते हुए कि वो कहते हैं लेबर रेट पे काम करना चाहिए, पैसे बचा लेंगे, विद मटेरियल पे हमारा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा. जाजिब भाई देखें, जो लोग होते हैं ना जी फ्री होते हैं, जब टाइम होता है, सबसे पहली चीज लोगों के घरों में एक बेटा भी होता है अक्सर जो फ्री होता है, वो कहते हैं ये कर लेगा, ये हम कर लेंगे. जाजिब भाई एक देखें, ऑफ कोर्स वो कुछ ना कुछ पैसे बचाएगा, उसमें कुछ ना कुछ बचत है, लेकिन उस बचत के एवज क्या है, अगेंस्ट क्या है? आपने हैसल है, आपको हर वक्त फोन सुपरविजन कॉस्ट है, आपने हर वक्त अपने मटेरियल सप्लायर से बात करना, बिल्कुल सारी कोऑर्डिनेशन आपकी है उसमें, ठीक है. हर स्टेप पे आप तो उधर खड़े हुए हो, आप कहेंगे भाई सामान लगा लेके आएंगे तो हम लगा देंगे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है. आप ईच एंड एवरीथिंग आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ लेबर का वहां तक पहुंचाना उस बंदे की जिम्मेदारी जो आपका काम करके दे रहा है. द टेक आउट इज दिस कि अगर आप कंस्ट्रक्शन एंथुसियास्ट हैं, बिल्कुल यू आर अ कंस्ट्रक्शन बफ, तो आप लेबर रेट पे कर लें, ठीक है. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर वो जो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, यू विल हैव टू पे फॉर दैट. आप वो पीस ऑफ माइंड परचेज करेंगे. भाई पीस ऑलवेज कम्स एट अ प्राइस, ठीक है, नो डाउट. तो उसके लिए आप फिर यू लुकिंग एट 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट फॉर अ ग्रे स्ट्रक्चर, एंड दैट टू टॉप ऑफ द लाइन. क्योंकि हमारे हम ये कहते हैं कि भाई ग्रे स्ट्रक्चर पे कॉम्प्रोमाइज ना करें. अब 2.5 करोड़ पे आप लगवा दिया आपने मेरा कनाल, ठीक है. अभी आगे बताएं क्या कितने लगवाने. जाजिब भाई अब जो आगे वाला काम है ना, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है. इट्स एन एंडलेस ओशन जिसकी कोई डेप्थ ही नहीं है. आप इतना ही पैसा और लगा लें, इसका डबल और लगा दें, इसका 3 टाइम्स भी लग सकता है. वो आप पे जी, आप इटालियन एसेसरीज लें, आप टर्की से इंपोर्ट करें, आप इटालियन हैंड कट मार्बल लें, ये आप पे. लेकिन एक स्टैंड देखें, क्योंकि एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी में आप एट पार रहना चाहते हैं, तो आप हिसाब रख लें कि यू डोंट वांट टू लुक लाइक यू नो ऑड वन आउट. इस केस में कोई ऑड वन आउट नहीं. आप डीएचए में रह रहे हैं तो आपको समझने की बात यह है कि इसमें लोग नीचे वाली साइड पे ऑड वन आउट नहीं होना चाहते, ऊपर वाली साइड पे जो है ना वो ऑड वन आउट. बिल्कुल, मैंने ये देखा है. लोगों का ये है कि वो कहते हैं जी फिनिशिंग सस्ती कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये है कि यू राइट. अगर आप डीएचएस में रह रहे हैं, हमने फेज 5 में आपको बताऊं, कुछ ऐसे घर देखते हैं जो शायद 10 साल पुराने बने हुए हैं और वो ग्राउंड फ्लोर तक बने हुए हैं, तो दे डू लुक ऑड वन आउट. क्या वो पता चल जाता है कि भाई ये घर जो है वो पुराना बना. सो यू नीड टू ब्लेंड इन. दैट्स आई थिंक प्लस ना लोग इस पॉइंट तक ये लेबर से खपाई कर करके इतना थक चुके होते हैं ना कि वो कहते हैं यार बस उसको मुकाओ. लेकिन फिनिशिंग आई थिंक ज्यादा हैसल वाला काम होता है. बहुत छोटी छोटी चीज पे आपको सर पे खड़ा होना पड़ता है. आप ये लेबर के साथ चॉइस है, आप वाइफ को लेकर जा रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं, मुझे
मैंने लोग ये भी देखा है कि लोग इवन सॉकेट्स कहाँ पे होंगी, कितनी होंगी, जैसे भी लाइट के थ्रोस के हिसाब से लोग लाइट्स लगाते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। स्टिल वी हैव टू गिव अ नंबर यार, हमने घर तो बनाना है। जैसे भाई देखें 2 करोड़ से लेकर जितना आप ग्रे पे लगाया ना, तकरीबन आप कह लें कि 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 20, 30, 50 लाख तक आपका इतना ही ऊपर खर्चा हो जाता है। मतलब यानी 2 करोड़ से 2.5 करोड़, 2 करोड़ से 2.5, 2 से थोड़ा सा ऊपर रखें जैसे भाई, क्योंकि जब आप खरीदने जाएंगे आज से 6 महीने बाद आपका अगर ग्रे स्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं है तो चीजें तो सही महंगी हो ही जाएंगी, आपको पता हो जाती है। 25 मिल का तो भाई आपने तैयार करवा दिया मेरा ग्रे स्ट्रक्चर, और रफ एस्टिमेट इज लाइक 22.5 मिलियन जी जाजिब भाई फॉर द फिनिशिंग। जाजिब भाई इतना है। और क्या ये टॉप ऑफ द लाइन फिनिशिंग है? हमने स्ट्रक्चर टॉप ऑफ द लाइन बना दिया, एक अच्छी है, बहुत टॉप ऑफ द लाइन इसमें इसलिए नहीं कह सकते कि लेट्स सपोज अगर आप टेली नेसेसरीज की तरफ जाएं, उधर जाएं तो वो मतलब एक जो DHA पार हो, DHA पार हो, अच्छी हो, दिस इज 22.5 मिलियन। हां, इससे ऊपर नहीं जाता। ओके, सो वी आर बेसिकली लुकिंग एट अ नंबर जहाँ पे आप लोगों का घर तैयार होगा कनाल का DHAs में is 47.5 मिलियन। 45 से लेके 47.5 मिलियन इफ यू स्टार्ट टुडे। ठीक है, अगर आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है तो फिर आप अच्छा, वैसे एक बात है कि इफ आई गो विद फोटो स्टेप फाउंडेशन जो पहली आपने बात बताई थी, सो देन आई एम लुकिंग एट लाइक व्हाट 42.5। जैसे भाई एग्जैक्टली 2.5-3 मिलियन आप उसको नीचे ले जाते हैं, 2.5-3 मिलियन पे। इसलिए आई रिमेंबर अ कस्टमर, ही वाज वेरी ऑब्सेस्ड विद स्टेप फाउंडेशन। उन्होंने कहा मैंने रात डालनी है, बिल्कुल, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है इस डिस्कशन के बाद कि व्हाई ही वाज सो ऑब्सेस्ड विद इट। ऑल्दो नंबर तो लिखने में छोटा सा फिगर लगता है, लेकिन जिसकी जेब से निकल रहा है उसको पता चलता है। पूरी बहुत टाइम लगता है कमाते हैं। जो हमारी वर्किंग अजम्पशंस थी जिसमें 6300 हमारा कवर्ड एरिया था, 8 फीट का हमारा डिग था, ग्रेडियंट हमारा जो है वो फ्लैट था। हमारा घर बन रहा है जी 4.5 करोड़ से 4 करोड़ 75 लाख का कनाल का DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद। बिल्कुल जाजिब भाई, इसको ना इस फिगर को आप अगर किसी से मतलब यानी कि रीचेक करना है या आप दोबारा से खुद से अपनी कैलकुलेशन के लिए करना चाहते हैं तो आप एक रैंडम रेट लें। आपको लोग नॉर्मली 7,500 से लेकर 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट कॉस्ट बताते हैं कि घर कंप्लीट घर बताते हैं जी इतने में बनेगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 6300 से तो एग्जैक्टली यही फिगर बन जाता है। अगर आप मतलब चेक करना भी चाहते हैं तो अगर हम 7500 को मल्टीप्लाई कर लेना 6300 के साथ तो देख लें 472 तकरीबन बनता है। तो ये अच्छा घर इतने तो बेसिकली आप जिस रेट को डिस्कस कर रहे हो वो 4500 स्क्वायर फीट 7500 रुपीस स्क्वायर फीट है, नहीं 7500 रुपीस पर स्क्वायर फीट है फॉर अ हाउस जिसमें राफ्ट डली हुई, जिसमें राफ्ट 8 फुट डिग किया हुआ है। ठीक है, चलो थैंक यू। ग्रेडियंट भी जो है वो लेवल है। अच्छा, अब है तो ये समुंदर, इसमें हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। दिस डिस्कशन कैन टर्न आउट टू बी अस बीइंग स्टक इन अ रैबिट होल, इसमें हम बाहर ना निकल सकें। बेसमेंट का थोड़ा सा आइडिया दे दें जाजिब भाई। देखें, अगर आप एक फ्लोर ऐड करते हैं ना इसके अंदर ही, देखें तो ग्रे स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट होती है ना, जहां पर आपने 4,000 रुपये लिखा है ना कि जी कंप्लीट ग्रे स्ट्रक्चर पर स्क्वायर फीट बनता है, तो आप इसको 4200 से 4300 पे ले जाएं। ठीक है, एक वो आपकी कॉस्ट ऐड हो गई, प्लस अगेन अगर आप मतलब 200-300 रुपए पर स्क्वायर फीट वो ऐड हुआ ग्रे स्ट्रक्चर में। और अगर आप इसी तरह फिनिशिंग की तरफ जाएंगे तो फिर एक और फ्लोर की फिनिशिंग है फिनिशिंग की तरफ जाजिब भाई तकरीबन आप मतलब देखें 1000 रुपए और डाल दें जाजिब भाई, तकरीबन अगर हम कह लेना कि 200 रुपए पर स्क्वायर फीट ऐड हो जाता है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपका जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसमें तकरीबन आप कह लें कि आपका यही ग्रे स्ट्रक्चर जहाँ पे आपका लगा था ना 7 मिलियन, यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो जाएगी, तकरीबन ये 9 मिलियन तक चला जाएगा, 9 to 10 मिलियन तक चला जाएगा। और आपका जो टोटल घर है ना उसमें तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए टोटल फिनिशिंग में भी ऐड हो जाता है। मैं तो अगर बेसमेंट बनाऊंगा ना तो खाली छोड़ दूंगा उसको, मैं नहीं फिनिश करूंगा। अच्छा भाई, अक्सर देखें ना, मैं आपको यही कहता हूँ कि नॉर्मली लोग बेसमेंट की तरफ क्यों नहीं जाते कि एक्स्ट्रा खर्चा है, प्लस फिर उसको घर की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ना, जाहिर सी बात है, फिर आपने कुछ तो रखना है ना भाई वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे तो फिगर जो है वो थोड़ा ओवर ब्लो कर जाता है बिल्कुल बेसमेंट। ठीक है, आप मैं बता रहा ना कि 1.25 करोड़ रुपया 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा ऐड कर दें अगर आप कंप्लीट बेसमेंट बना देते हैं। सो DHA में अगर आपके पास आप कनाल के घर में रहना चाहते हैं तो फेज 5 में तो आजकल अच्छा प्लॉट 35 मिलियन का ना, जो हमारी कंडीशन से मीट करें, यू टेक द एवरेज भाई जो अच्छा प्लॉट है फेज 5 35 मिलियन 35 मिलियन को 32.5 से 35 तक 35 कर लेते हैं, अपर एंड पे रहते हैं। हां, क्योंकि जैसे भाई अगर 32.5 का मिल भी गया तो फिर नक्शा बनाएंगे ये वो करेंगे। 7.5 का आप बना रहे हो घर बना रहे हैं, सो यू आर लुकिंग एट 83.5 तकरीबन इतना 8 करोड़ 35 लाख 83.5 मिलियन में अब मैं अपने घर में जाके फाइनली रह सकता हूँ
DHA पिंडी इस्लामाबाद। जैसे भाई रिसेंटली मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ। अभी रिसेंटली एक घर 10 करोड़ तो रखना पड़ता है माइंड में भाई, मुझे तो ये लग रहा है आपकी बात से। बिल्कुल, जैसे एक रिसेंटली घर कंप्लीट हुआ है DHA फेज 5 सेक्टर सी में। उनका तकरीबन आज से, लेकिन वो अभी खत्म हुए हुए तकरीबन उनको 3 महीने हो भी गए हैं। सेकंड एवेन्यू वाला 3 महीने हो भी गए हैं। उनकी तकरीबन 40 मिलियन की मुझे लगता है कि कॉस्ट आई है। 3.5 का उनका प्लॉट, 3.5 का तो प्लॉट है। क्यों आई है 40 मिलियन क्या भाई थोड़ा सा उसके अंदर जो है ना, देखें 1 साल पहले तो कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, देखें कंस्ट्रक्शन पीछे थी, और उसके अलावा जाजिब भाई उन्होंने स्टैंडर्ड यही जो चीजें लगाई हैं, देखें साल में 10% तो इंक्रीज हो ही जाती हैं चीजें, आपको पता ही है। सरिया कहाँ पे था पिछले साल, इस साल कहाँ पर है, रेत बजरी कहाँ पे चली गई, तो अगर वो ऐड करें तो यही फिगर बन जाता है। सुमोक, आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी ज़्यादा इस डिस्कशन को स्ट्रेच कर चुके हैं कनाल पे। ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि हम ये सेम एक्सरसाइज 10 मरले 5 मरले की अगर आपका दिल है कल तक बैठने का तो ठीक है, बट जस्ट टू गिव अ रफ आइडिया टू द व्यूअर्स, एक 10 मरले का घर DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद में, व्हाट आर द नंबर्स? बस अब घर बना के देना है भाई। जैसे भाई 35-65 का प्लॉट है, टोटल कवर्ड एरिया वहाँ पे 3500 होता है। 2.25 करोड़ के दरमियान आपका 10 मरले का अच्छा घर बन जाता है। DHA स्टैंडर्ड अच्छा। और 5 मरले का जैसे भाई 5 मरले का 125-135 के दरमियान आपका अच्छा घर बन जाता है। देखें छोटी सी एक बात है, लोग 3-3.5 करोड़ डिमांड करते हैं। एक 25-30 का प्लॉट है। नहीं यार, किधर 25-30 का? जैसे भाई अभी महंगा हुआ है ना, जिसने साल पहले घर स्टार्ट किया उसने तो इतने का ही लिया। लेकिन अभी तो 1.5 करोड़ का सेक्टर है। अभी 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ रुपया मैं स्पेंड कर रहा हूँ, वो भी अगर मुझे मिल जाए तो। और एक 35-30 लगा दूं, एक 35 का ले, एक 35 में लगा रहा हूँ अपने उस पे, तो आई एम लुकिंग एट 285 में मेरा 2 करोड़ 85 लाख में 28.5 मिलियन में मेरा 5 मरले घर तैयार हो रहा है। इफ यू स्टार्ट टुडे, ठीक है। बाय द वे, वंस अगेन डिस्क्लेमर, अगर आप ये वीडियो रेट्स ऊपर नीचे सितंबर के बाद देख रहे हैं तो हमारी कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये रेट्स जो है अप्लाई हो रहे होंगे या नहीं। अच्छा, 10 मरले पे आपने क्या रेट बताया? जैसे भाई 225 और 250 के दरमियान में 22.5 मिल कर लें, अच्छे सेफर मार्जिन के लिए कर लें, क्योंकि जो भी स्टार्ट करेगा वो लेगा प्लॉट खर्चे वगैरह। फेज 5 में फॉर एग्जांपल आपको पता है 20 मिल से नीचे का तो आपको मिलता ही नहीं है। 10 मरले का अच्छा प्लॉट, अच्छे जमानों की बात ना करें, 21 मिलियन 21.5। चलो जी, मौक की खातर 21 मिलियन जो है प्राइस कर देते हैं। सो हमारा देखें 20 मिलियन की चीज मिलेगी, फिर वही आप कहेंगे जी 8 फुट से नीचे चला गया। 43.5 मिलियन में मेरा 10 मरले का घर जो है वो तैयार हो रहा है। बिल्कुल 420 430 एग्जैक्टली वही बनता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फोक्स। आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि DHA पिंडी इस्लामाबाद में अगर आपने कनाल का पर्टिकुलरली, चूँकि हमारी डिस्कशन का ज़्यादा हिस्सा कनाल पे जो है स्पेंड हुआ है, तो आपको एटलीस्ट 90 मिल जो है वो माइंड में रखना पड़ेगा अगर आप DHA फेज 5, फेज 4 या फेज 3 में घर बनाने जा रहे हैं। इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स DHA 2 तो भाई नंबर्स आई थिंक और ज़्यादा थोड़े से, हाँ मेरा वहाँ पे 5 करोड़ का प्लॉट है, 10-15 मिलियन जो है ना वो और उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो डू कंसिडर टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप।